देखो, ऑनलाइन आवाज आ रही है, थम्स अप करना एक बार। ठीक है। टाइम नहीं है भैया, शाम को बनेंगे बाबा। हाँ भैया, इधर देखो। चलो जी, रेडी। इतनी आवाज कैसे रखे, देखो। चलो चलो चलो, ठीक है। तो ये देखिए बेटा, कल का टॉपिक अपना क्या चल रहा था? थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। मतलब इंटरनेशनल ट्रेड नाम का चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 9, 10 नंबर का आता है। इसमें यूनिट 2 पढ़ रहे थे हम। मैंने कल ही चालू करी थी बेटा ये यूनिट। ये यूनिट का नाम क्या है? इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी। और इसका मुद्दा क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव, मेन कहानी क्या है इसकी? सर, इंपोर्ट्स को क्या करना है? डिस्करेज करना है। इंपोर्ट को डिस्करेज करना है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए ना इंपोर्टेड गुड्स। इंपोर्टेड गुड्स इंडिया में ज़्यादा बिकेंगे तो हमारा मार्केट तो कभी डेवलप हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए उसको डिस्करेज करना है और एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करना है। मतलब मेनली ये 99% चैप्टर किसके बारे में? ये यूनिट इंपोर्ट को रोकना है। तो रोकने के कई तरीके होते हैं। एक, टैरिफ लगा दो। टैरिफ प्राइस रिलेटेड मेजर होता है, क्योंकि उससे डायरेक्टली प्राइस बढ़ जाती है। सही है। बाकी भी तरीके होते हैं, देखो हर चीज़ के होते हैं ना, क्या कुछ लातों के बूत होते, कुछ बातों से, है ना। तो वही है, जो टैरिफ से नहीं मानते उनके ऊपर फिर दूसरे तरीके भी हैं, नॉन टैरिफ मेजर्स। तो नॉन टैरिफ मेजर्स पढ़ेंगे आज हम। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। 16 प्रकार के, 17 प्रकार के टैरिफ्स होते हैं, जो कल मैंने पढ़ाया था बेटा। ठीक है, और आज जो पढ़ा रहा हूँ ये नॉन टैरिफ मेजर्स पढ़ाऊंगा, है ना। आप ये मान लो यही है, इसके बाद तो एक्सपोर्ट वाले 4 हैं, वो तो 10-15 मिनट लगते हैं। ये है चीज। अब सुनना, इसमें 2 होते हैं टेक्निकल, 13 है नॉन टेक्निकल बातें। अब समझते हो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल शब्द? टेक्निकल मतलब, देखो इधर, प्रोडक्ट रिलेटेड कुछ स्पेसिफिकेशंस होते हैं, सर्टिफिकेट लाओ, इंस्पेक्शन कराओ। तो कुछ टेक्निकल बातें होती हैं और कुछ नॉन टेक्निकल। तो 2 होंगे टेक्निकल वाले पॉइंट्स, समझ गए? थोड़ा प्रोडक्ट रिलेटेड बातें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये फ्री हुआ, फिनिश हुआ और आपकी छुट्टी हो जाएगी। तो ऑलमोस्ट हो जाना चाहिए 1.5 घंटे में। उससे पहले ही हो जाएगा तो पहले भेज दूंगा, लेकिन चांस थोड़ा कम है। चलो, तो ये मैंने कल पढ़ा दिए थे, 17 प्रकार के टैरिफ पढ़ा दिए थे। चलिए, अब एक ये टॉपिक यहां से सुनिएगा। कल जो हमने टैरिफ पढ़े थे, सर उस टैरिफ से क्या इंपैक्ट पड़ता है? क्या इंपैक्ट पड़ता है? तो सुनना, टैरिफ एक्ट एज अ ट्रेड बैरियर। सही बात है सर, टैरिफ से आप एक तरीके का बैरियर का काम करते हो। जो इंपोर्टेड गुड्स पे आप क्या लगा रहे हो? बैरियर, ताकि वो आपके देश में ज्यादा ना बढ़े। आप इनको बैरियर की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। बैरियर समझते हो? ट्रेड बैरियर, रुकावट। तो आप हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हो दूसरे देशों के लिए, वो आपके यहाँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं अनशंट, तो तुम उनके लिए एक हिंड्रेंस, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, समझ रहे हो, ताकि उनके गुड्स यहाँ पे ज्यादा ना बिके। एक और, सर टैरिफ लगाने से क्या होता है? आप उनकी इंपोर्टेड गुड्स की प्राइस को क्या कर रहे हो? बढ़ा देते हो, जिससे वो क्या हो जाएंगे? डिस्करेज, अपने आप ही महंगे हो जाएंगे। तो डिमांड वैसे ही क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो वहां क्या गुड्स नहीं बिकेगा, हमारे गुड्स ज्यादा बिकेंगे डोमेस्टिक मार्केट का। सही है। अब सुनना, देखो अब इससे वो क्या कह रहा है, लेकिन एक बात, सर आपने उनकी गुड्स की प्राइस बढ़ा दी, लेकिन यार सर जो लोग मंगाते हैं उन बेचारों को तो नुकसान हो गया ना। मान लो जो हमारे दोस्त हैं जो इंपोर्टेड गुड्स का शौक रखते हैं, उनको तो ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है आपकी वजह से। तो सर उससे तो कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा? कम। मतलब कंज्यूमर को फायदा क्या होगा? कम। कंज्यूमर को फायदा कब होता है? जब चीज का प्राइस कम हो और मजा ज्यादा, एमयू ज्यादा, प्राइस कम। लेकिन सर यहाँ तो आप सर हाई प्राइस बढ़ा दी आपने टैरिफ लगा के, तो सर इससे कंज्यूमर का सरप्लस क्या हो जाता है? कम। ऐसे बोल रहे हैं वो, दिस रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस बिकॉज दे हैव टू पे हाई प्राइसेस। अच्छा सर, टैरिफ प्रमोट द कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ऑफ डोमेस्टिक गुड्स। सही बात है, वो तो है ही। टैरिफ लगाने से वो वाले इंपोर्टेड गुड्स महंगे हो जाते हैं, तो आप किसको सब्सिडी, किसको प्रमोट कर रहे हो? डोमेस्टिक गुड्स को। सिंपल है, उसका फायदा हो जाता है इनडायरेक्टली। सर प्रोड्यूसर्स इन द इंपोर्टिंग कंट्री, मतलब इंडिया मान लो, इंपोर्टिंग कंट्री बेनिफिट फ्रॉम टैरिफ्स
ठीक है, देखो एक दिमाग लगाओ, जब तुम मान लो अपने देश में गुड्स बनाते हो, टाटा महिंद्रा हो तुम, अब अगर इंपोर्टेड गाड़ियों पे टैरिफ बढ़ा देगी सरकार तो क्या होगा? सर वो तो यहां बिकेगी नहीं। अब जनता को ले देके किनसे खरीदना पड़ेगा? यहीं की कंपनी से। तो यहां की कंपनियों की डिमांड डिमांड बढ़ जाएगी, सप्लाई वही कम बनाएंगे, बढ़िया डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, तुमसे क्या ले लेंगे? हाई प्राइसेस। तो एक कंपनियों का तो फायदा ही हुआ ना सर। तो इसलिए बोल रहे हैं प्रोड्यूसर्स जो होते हैं इंपोर्टिंग कंट्री में, उनका क्या हो जाता है? फायदा। जब इंपोर्टेड गुड्स महंगे हैं तो उनको भी पता है अब ये कहाँ जाएंगे, यहीं आएंगे, तो हाई प्राइस रखेंगे, हाई डिमांड हो जाती है इनकी। सही है, आया समझ में? ठीक है, बिकॉज वो हाई प्राइसेस चार्ज करेंगे तो बढ़िया प्रोड्यूसर सरप्लस होगा, बढ़िया प्रॉफिट होगा उनको, शानदार। देख लो सर, टैरिफ लीड्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन बाय एग्जिस्टिंग फर्म। सही बात है भाई, मान लो पहले क्या होता था हमारे देश में, इंपोर्टेड गुड्स भी खूब बिकते थे तो इतना डिमांड नहीं था, लेकिन अब डिमांड बढ़ रहा है तो प्रोड्यूसर सप्लाई भी क्या करेगा? जब वहां के उसको पता है कि भाई वहां पे तो अब यही डिमांड बढ़ रही है तो फिर वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाएगा प्रोड्यूसर। मैंने कहा था प्रोडक्ट एग्रीगेट सप्लाई तो हमेशा क्या करती है? एडजस्ट डिमांड के हिसाब से। तो पहले डिमांड कम थी तो कम बनाते थे, अब डिमांड बढ़ रही है तो, और डिमांड क्यों बढ़ रही है? क्योंकि इंपोर्टेड गुड्स पे क्या लगा दिया? टैरिफ। तो वो तो उनकी तो डिमांड यहाँ पे डाउन हो गई, तो यहीं क्या, यहीं यहाँ पे ज्यादा खरीद रहे हैं लोग, ज्यादा खरीद रहे हैं तो डिमांड ज्यादा बढ़ रही है, इसलिए क्या करेंगे फिर वो यहीं पे डिमांड करेंगे। सही है, इसलिए वो ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे उसको। तो यहाँ पे भी इससे प्रोडक्शन बढ़ता है, मतलब देश में आउटपुट बढ़ेगा ना, इससे आउटपुट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अच्छा सर, ये लास्ट वाले पढ़ने नहीं है, ऐसा कुछ काम के नहीं है, ठीक है, सुनिएगा अब स्टार्ट हो रहा है आज का टॉपिक। क्या नाम है इसका? नॉन टैरिफ मेजर्स। वो तो टैरिफ का एक छोटा सा टॉपिक था। नॉन टैरिफ मेजर्स क्या होते हैं? जो टैरिफ के अलावा होते हैं। टैरिफ लगाना होता है एक, तो टैरिफ लगाने से प्राइस बढ़ जाती है। टैरिफ क्या होते हैं? एक तरीके के बताया था मैंने, कस्टम ड्यूटी, एक टैक्सेस होते हैं जो हम काय पे लगाते हैं? इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड गुड्स पे लगाते हैं, होता है। टैरिफ लगाने से प्राइस बढ़ जाती है डायरेक्टली, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? प्राइस रिलेटेड मेजर्स, बताया था मैंने आपको। अब ये कौन से मेजर्स हैं? नॉन टैरिफ। सर ये डायरेक्टली प्राइस को अफेक्ट नहीं करते, सीधा तौर पे नहीं, इनडायरेक्टली कर सकते हैं लेकिन डायरेक्टली नहीं। सर मैं इसमें अपन क्या करेंगे, अलग अलग टाइप के दूसरे अड़ंगे लगाएंगे, समझ रहे हो मेरी बात? दूसरे तरीके की चीजें लगाएंगे। किसी को मान लो मुझे डायरेक्टली मना नहीं करना कि यार मान लो कोई इवेंट में बुला रहा है, बोले यार ये फंक्शन है आना है, अब मैं डायरेक्टली मुंह पे मना नहीं कर रहा, तो मैं क्या करूंगा? बहाने मारूंगा। यही होता है ना, कोई दूसरा झूठा बहाना बना दूंगा, तो ऐसे ही होता है, या तो डायरेक्टली करो या इनडायरेक्टली करो। तो ये इनडायरेक्ट मेजर्स हैं, समझ रहे हो? अब सुनना, तो नॉन टैरिफ मेजर्स अच्छे से सुनिएगा। कितने हैं ये बेटा? 2 हैं टेक्निकल और 13 हैं नॉन टेक्निकल। टेक्निकल है, टेक्निकल की बात बता रहा हूं। तो 2 टेक्निकल हैं और 13, अरे बोलो, नॉन टेक्निकल। मतलब वो टेक्निकल बातें हैं और वो नॉन टेक्निकल बातें हैं। अब सुनना, तो नॉन टैरिफ मेजर्स पढ़ रहे हैं, देखो क्या कहते हैं इनको, याद रखो बेटा, 2 ही तो क्वेश्चन आएंगे एक उस 17 में से, एक इसमें से, मान के चल लो, बस 2 ही तो है। और ऐसे समझो ऑब्जेक्टिव, आपको टॉपिक पढ़ते हुए ऐसे समझो कि यार ऑब्जेक्टिव पेपर है तो क्या क्वेश्चन बन सकता है, हर चीज थोड़ा बोलेगा, क्या क्वेश्चन बन रहा है वही पढ़ना जरूरी है, बस दैट्स इट। नॉन टैरिफ मेजर्स, सुनना, सबसे पहला क्वेश्चन क्या आ सकता है? नॉन टैरिफ मेजर्स को और क्या कहते हैं? दीज आर ऑल्सो कॉल्ड, सर हिडन मेजर्स भी बोलते, क्योंकि दिखते नहीं है ना, टैरिफ तो दिख जाता है। एक तुमने वहां से कुछ मंगाया, उस पर सरकार ने 50% टैरिफ लगा दिया, टैरिफ तो दिखता है लेकिन ये दिखते नहीं है, समझ लो। दीज आर द हिडन, ऑल्सो कॉल्ड इनविजिबल मेजर्स भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा सुनना, नॉन टैरिफ मेजर्स क्या होते हैं? दीज आर द पॉलिसी मेजर्स जो टैरिफ के अलावा होते हैं, सही बात है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है? जो इकोनॉमिक नहीं होती। तो नॉन टैरिफ मेजर्स क्या होते हैं? जो टैरिफ के अलावा होते हैं, वही तो कह रहा है। दीज आर द मेजर्स अदर देन द ऑर्डिनरी टैरिफ्स। ऑर्डिनरी टैरिफ 17 के अलावा जो होते हैं उसे क्या कहते हैं? नॉन टैरिफ बोलते हैं। सर में आगे क्या? ठीक है सर, ये वो मेजर्स होते हैं जो अदर देन ऑर्डिनरी टैरिफ होते हैं, जिसका इंपैक्ट, सुनना, इंपैक्ट इनका भी पड़ता है क्वांटिटी पे और प्राइस पे और बोथ पे इंपैक्ट पड़ता है, लेकिन इनडायरेक्टली, समझ रहे हो? कान को आप यूं भी पकड़ सकते हो, सीधा ये गया कान पकड़ लिया, लेकिन क्या है, एक यूं भी तो पकड़ सकते हो इनडायरेक्टली।
तो नॉन टेरिफ मेजर्स क्या है? डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं करते, इनडायरेक्टली इफेक्ट तो उसी पे डालना है ना आपको। काय पे रोक लगानी है? उनके प्राइस पे इंपैक्ट डालना है और क्वांटिटी पे। समझ में आई मेरी बात? ताकि वो कम बिके यहाँ पे, है ना। चलो तो सुनिएगा इसके आगे, नॉन टेरिफ मेजर्स। अब सुनना बेटा, एक डायग्राम है छोटा सा ना। नॉन टेरिफ मेजर्स बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं। उनमें उसके अंदर भी, अब सुनना, उसके अंदर भी एक कैटेगरी बनाई है, नॉन टेरिफ बैरियर्स। नॉन टेरिफ मेजर्स और एक नॉन टेरिफ बैरियर्स। तो सर ये क्या अलग अलग होते हैं क्या? अरे यार, नॉन टेरिफ बैरियर्स किसका पार्ट होते हैं? नॉन टेरिफ मेजर का ही एक हिस्सा है। ये पहली बात ये समझ में आ गई क्या? तो कई बार लोग क्वेश्चन आ जाता है, क्या नॉन टेरिफ मेजर्स और बैरियर्स एक ही होते हैं? नहीं, नॉन टेरिफ मेजर्स का ही पार्ट होता है क्या? नॉन टेरिफ बैरियर्स, उसी का बच्चा होता है ना। अब सुनना, तो नॉन टेरिफ बैरियर्स क्या होते हैं? ये वो बैरियर्स होते हैं जिनका प्रोटेक्शनिस्ट पर्पस होता है। कैसा पर्पस? अरे कौन सा पर्पस? प्रोटेक्शनिस्ट पर्पस। जैसे मान लो, जैसे लड़कियां होती हैं, लड़कियों के लिए सबसे ज्यादा प्रोटेक्शनिस्ट पर्पस किसका होता है? उन्हें सिर्फ 3 लोगों को पे विश्वास करना चाहिए जीवन में। एक उनके पिता, एक उनका भाई, और तीसरा है उनका पति। इसके अलावा चौथे आदमी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। समझ रहे हो क्यों? रीजन सर, रीजन कौन सा पर्पस? उन तीनों का जो नेचर होता है वो कौन सा नेचर होता है? वो आपको अगर कोई बात करें, वो क्या पर्पस है उनका? प्रोटेक्शनिस्ट पर्पस। आप समझ रहे हो कहने का मतलब? अरे कोई बात बोली तो बोलो, सोचो क्यों बोली होगी, कुछ सोच समझ के बोली होगी। तुमसे ज्यादा दिवालियां देखी है तो मैंने, 3 ही है, चौथा कौन हो गया? मां लेकिन प्रोटेक्शन करने जा नहीं सकती ना। मां, आप समझो, मां कुछ बातें बोलती हैं, बट शी हैज ऑलवेज मोस्टली रिमेन्ड विद इन द हाउस। शी डजंट नो। बेटा आदमी ना, आदमी बाहर जाता है, उसको पता है कि आंखें देख के वो बता सकता है कि कौन अच्छी नजरों से देख रहा है और कौन बुरी नजरों से। आदमी मतलब क्या होता है? ही इज एक्सपोज टू। आप इंसान अपने, हम सबसे कीमती चीज को कहां रखता है? बहुत प्रिकॉशन से रखता है ना। और खुद अपने जाता है वो कि बोला ठीक है सारी चीजें मैं लूंगा। तो नॉर्मली यही होता है पूरे जमाने से। आदमी बाहर जाता है, आदमी, क्योंकि आदमी भाई दुनिया में उसको तो कमा के लाना है, तो क्या करता है वो? भाई दुनिया तो बहुत कमी नहीं है, वो इसलिए अपने लोगों को बचा के रखता है कि वो उनसे एक्सपोज ना उनको होने दे, ऐसा। तो खैर याद रखिएगा, ये वो ज्यादा जानता है बेटा, आदमी ज्यादा समझता है किसकी नजर से क्या हो रहा है। समझ में आई मेरी बात? तो वो नहीं पता होता है उनको ना, इसलिए पर्पस तो यही 3 है। अब आप समझो मैं क्यों बोल रहा हूं। नॉन टेरिफ बैरियर्स, भूलोगे नहीं कभी भी। क्या होता है नॉन टेरिफ बैरियर्स? इनका पर्पस भी क्या होता है? प्रोटेक्शनिस्ट। नॉन टेरिफ मेजर्स का पर्पस देखो वो वाइडर है स्कोप में, इसका पर्पस लेकिन स्पेसिफिकली क्या है? प्रोटेक्शन करना, सेफ गार्ड, आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना। ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया बस। लो देखो बस, तो आप जीवन में कभी मत बोलना कि दोनों सेम होते हैं, दोनों सेम। 2-3 बातें बताई, वही काम किए, याद रखिएगा। सर नॉन टेरिफ मेजर्स सेम नहीं होते, अलग होते हैं नॉन टेरिफ बैरियर से। और क्या बोला मैंने? नॉन टेरिफ मेजर्स जो होते हैं दे आर अ वाइड रेंज। इसका स्कोप क्या होता है? बड़ा होता है, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। समझ में आई? इसमें बहुत सारी रेगुलेशन स्टैंडर्ड्स होती हैं जिनका अलग अलग पर्पस होता है। ऐसे ही सर नॉन टेरिफ बैरियर्स इज अ सबसेट। किसका बच्चा होता है वो? किसका ही कंपोनेंट है? उसी का कंपोनेंट है, लेकिन उसका पर्पस क्या होता है? प्रोटेक्शनिस्ट और डिस्क्रिमिनेटरी इंटेंट। अगर कोई प्रोटेक्शन आप क्या कर रहे हो, थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन करना है आपको, समझ लो, प्रोटेक्शनिस्ट पर्पस है, सेफ गार्ड करने वाला। आप वो नेशनल ट्रीटमेंट नहीं दे रहे जैसा डब्ल्यूटीओ ने कहा था। क्या कहा था डब्ल्यूटीओ ने? आपको विदेशी गुड्स को भी क्या देना चाहिए, कैसे ट्रीट करना चाहिए? अपने देश के गुड्स की तरह। लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हो आप, डिस्क्रिमिनेशन, प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ। तो बस इतना याद रखना बेटा, इससे ज्यादा तो वो भी नहीं पूछता। नॉन टैरिफ बैरियर्स आर यूज्ड बाय द गवर्नमेंट काय के लिए? टू प्रोटेक्ट टू फेवर द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, टू सेफगार्ड द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। नॉन टैरिफ बैरियर क्यों लगाती है सरकार? ताकि हमारी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, टू फेवर देम, समझ में, ओवर फॉरेन कंपटीशन, है ना। चलो फिर से बोल रहे हैं, नॉन टैरिफ मेजर्स क्या होते हैं? दे आर ब्रॉडर सेट ऑफ। सर वो वाइड स्कोप होता है, वो बड़ा है, देखो डब्बा गोल क्या है। नॉन टैरिफ मेजर्स का स्कोप क्या होता है?
वाइडर होता है, उसमें बहुत सारी चीजें आती है। बट नॉन टैरिफ बैरियर्स का स्कोप छोटा सा ही है, उसका काम सिर्फ क्या है, प्रोटेक्शनिस्ट और डिस्क्रिमिनेटरी करना, समझ रहे हो ऐसा, और अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना, सेफ गार्ड करना। समझ में आ गया क्या? ठीक है सर, क्या ये दोनों कभी सेम हो सकते हैं? हो सकते हैं, अगर नॉन टैरिफ मेजर्स उसका भी पर्पस क्या हो जाए, प्रोटेक्शनिस्ट, तो तब तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, सेम। बस जब दोनों का उद्देश्य क्या हो जाए, सेम, तब आप दोनों को क्या कह सकते हो, इक्वल। तो एक क्वेश्चन आ सकता है, कैन द नॉन टैरिफ मेजर्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स आर इक्वल? यस, दे कैन बी इक्वल इफ दे हैव सेम ऑफ गोल्स। अगर वो भी अपने पर्पस क्या कर ले, नॉन टैरिफ मेजर्स के पर्पस भी क्या हो जाए, प्रोटेक्शनिस्ट डिस्क्रिमिनेटरी हो जाए, तो वो दोनों सेम हो गए, फिर तो एक ही बात हो गई। चलो अब सुनिएगा, नॉन टैरिफ मेजर्स कितने हैं बेटा, बार बार बोल रहा हूं, दो टेक्निकल हैं। अरे दो टेक्निकल, एक और दो, और 13 कितने हैं, 13 नॉन टेक्निकल। तो बस आज ये खत्म हो जाए तो भगवान का नाम ले लेना और घर चल जाना, क्योंकि जोर आता है इसमें पढ़ाने, क्योंकि इसमें ना कुछ ऐसा इकोनॉमिक्स जैसा फील नहीं होता ना, अब करना तो पड़ रहा है। लो हाँ भाई, चलो जी, टेक्निकल मेजर्स, तो ऑब्वियसली नाम में टेक्निकल, तो कुछ टेक्निकल बातें होगी सर इसके अंदर। अब सुनना, तो स्टार्ट करने जा रहा हूं, दो हैं टेक्निकल, 13 है नॉन टेक्निकल, ठीक है। तो अच्छा, नॉन टेक्निकल जो होते हैं, सुनो, दो टेक्निकल बताऊंगा, एक का नाम होता है एसपीएस, शॉर्ट फॉर्म एसपीएस, एक का होता है टीबीटी, टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, ठीक है। अच्छा, नॉन टेक्निकल में ना 13 होते हैं, 13 को हमने 3 भाग में बांटा है, 3 कैटेगरी में। कुछ होते हैं हार्ड मेजर सर, कुछ होते हैं थ्रेट मेजर, और कुछ होते हैं अदर मेजर्स। हार्ड मेजर किसको बोलते हैं, जो प्राइस और क्वांटिटी पे इंपैक्ट डालते हैं। ये भी आ जाता है क्वेश्चन कि हार्ड मेजर्स क्या होते हैं बताओ। ये वो मेजर्स होते हैं जो नॉन टेक्निकल में आते हैं, नॉन टैरिफ वाले में आते हैं, लेकिन ये काय पे इंपैक्ट डालते हैं, इनसे इंपैक्ट प्राइस क्वांटिटी पे आता है। सर थ्रेट मेजर कौन से होते हैं, जो आप काय के लिए लगा रहे हो, खुद को सुरक्षा देने के लिए, एंटी डंपिंग, सेफ गार्ड। कोई देश आपके देश में क्या कर रहा है, डंपिंग, तो खुद को बचाओगे नहीं क्या, सर डिफेंड नहीं करोगे क्या? तो एंटी डंपिंग अपना उद्देश्य होता है, और खुद को सेफ गार्ड करना अपना उद्देश्य होता है इस मेजर्स में, थ्रेट मेजर्स। और तीसरा क्या है, अदर मेजर्स। ये किससे रिलेटेड होते हैं, अटकाएंगे हम काय में, उनको अटकाना ही तो है, ऑब्स्टेकल क्रिएट करनी है, काय में अटकाएंगे, ट्रेड रिलेटेड, फाइनेंस में अटकाएंगे, उधार ही नहीं देंगे। देखो ज्यादातर धंधा काय पे होता है, उधार पे, तो उनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का धंधा भी काय पे होता है, उधार पे, तो उनको इन टाइप की चीजों में अटकाएंगे, फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज, इन्वेस्टमेंट मेजर्स में अटकाएंगे। अटकाना ही तो है, ये सब अटका ही तो रहे। 13 क्या, वो भी अटकाना है, ये भी अटकाना है। आपको इंपोर्टेड गुड्स को अटकाना है ताकि वो डिस्करेज हो जाए और इंडिया में ज्यादा ना बिके, उनका वॉल्यूम क्या हो जाए, कम, ताकि कौन सा ज्यादा बिके, है तो सभी का उद्देश्य क्या है, अटकाना ही तो है। पूरे चैप्टर का उद्देश्य क्या है, यही तो है। टैरिफ मेजर्स भी क्या है, टैक्स लगा के अटकाना, ये अदर तरीकों से अटकाना है। सर मैं इतना फ्रस्ट्रेट कर देंगे उनको कि बेच ही नहीं पाए यहाँ पे, ऐसे करना है सर, मैं मेरी बात होता है। चलो भाई, तो स्टार्ट करने जा रहा हूं बेटा, दो पहले बढ़ा रहा हूं। क्या है, टेक्निकल कितने होते हैं, दो। कई बार ये वाला पूछ लेते हैं, ये वाला भी आता है, ये वाला सबसे ज्यादा। एसपीएस, नया शब्द सुनोगे तुम, सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी, इसको क्या बोलते हैं फुल फॉर्म, एसपीएस मेजर्स, सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स। बोले ये क्या है सर? अरे कुछ नहीं, देखो आपको एग्जांपल से समझाता हूं, फिर समझना है ना। ये जनरली फूड रिलेटेड आइटम्स वगैरह पे लगता है। अब आप भी जानते हैं हमारे देश में क्या है, नॉन वेज खाया तो खूब जाता है, लेकिन डिमांड तो बहुत है, लेकिन सप्लाई क्या है, कम, सप्लाई कम है ना। तो क्या होता है, काफी चाइना से काफी इंपोर्ट होता है, और भी कई देशों से खूब आते हैं हमारे देश में नॉन वेज प्रोडक्ट, नॉन वेज आइटम्स आते हैं। अब तो क्या होता है, अब आप सुनना, चाइना से आ रहे हैं, अब चाइना में कई बार ना वायरस चल रहा होता है, इबोला वायरस, पोल्ट्री फार्म, अंडे वंडे में वायरस आ जाता है, कुछ वायरस उनके गाय भैंस में आ जाते हैं। तो ऐसा टाइम जब हमको कुछ पता लग जाता है ना, तो हम उनके ऊपर क्या लगा देते हैं, एसपीएस मेजर्स, वहां से इंपोर्ट्स को रोक देते हैं, या उनको ये बोलते हैं, बोला नहीं तुम्हारे यहाँ पे अभी क्या चल रहा है,
वायरस चल रहा है तो अभी तुम्हें यहाँ बेचने नहीं देंगे, क्योंकि हम अपनी वो जो बायोडाइवर्सिटी को बचाना चाहते हैं। क्या होता है बायोडाइवर्सिटी? लाइफ किसकी? तीनों की, ह्यूमन लाइफ, प्लांट लाइफ, एनिमल लाइफ। तो सर ये मेजर इसी से रिलेटेड है, वर्ड्स पकड़ लेना, इसके बाद बाहर कुछ नहीं है। एसपीएस मेजर्स किस पे लगाते हैं? टू सेफगार्ड आर, किसको प्रोटेक्ट प्रिवेंट करने के लिए? हमारी बायोडाइवर्सिटी को, ह्यूमन लाइफ, प्लांट लाइफ, एनिमल लाइफ का। किससे बचाने के लिए? सर जो भी वायरसेस वगैरह वहां से आप इंपोर्ट कर रहे हो, चाइना पे क्या विश्वास कर रहे हो? मिच्ची मिच्ची आंखों वाले तुम्हारे ऊपर लगा देंगे अभी। समझ रहे हो कोरोना से कितने लोगों को मार दिया? आप सोचो बेटा, आंखें मिच्ची मिच्ची होती है, वो सब दिखता है उनको, ऐसा मत सोचना सो रहे होंगे वो। समझ में आई मेरी बात? तो अरे यार इसके तो पैसे मिलते मेरे को, पढ़ा नहीं। हाँ तो समझ में आई बात? तो बेटा वो बहुत छोटे होते हैं, दुनिया में छोटे चीज, च से चाइना, च से चोटे, और च से चोटे, बहुत छोटे होते हैं भाई साहब, बहुत ही छोटे, हाँ मिची मिची आंखों वाले, तो बहुत छोटे होते हैं। तो विश्वास नहीं करना, मजाक नहीं कर रहा, दुनिया को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत कर्मकांड कर रहे हैं अपने देश में, वो ऐसे ऐसे वायरस बना रहे हैं भाई गंदे तरीके से। जो फ्यूचर की लड़ाइयाँ हैं ना, फ्यूचर में लड़ाई आपको क्या लगता है? बम और गोले बारूदों से होती है क्या? गलत फहमी है। लड़ाई आजकल इससे होती है, केमिकल वॉर्स, जिससे मतलब भगवान भी एक तरीके से भगवान तो क्या घबराएंगे, लेकिन एक बार तो भगवान को भी आंखें यूं हो जाए, बोले यार ये क्या कर रहा है इंसान। ऐसी लड़ाइयों के तरीके ढूंढे जा रहे हैं। सो कैसे विश्वास करोगे आप? तो तुरंत आप अपने यहाँ पे रोकोगे। अगर वहां पे कोई वायरस चल रहा है तो वहां से आप इंपोर्ट कर, जो मीट आ रहा है, जो पोल्ट्री आ रही है, जो फूड प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तुरंत क्या कर देते हो आप? उन्हें बैन कर देते हो। तो अटकल ही तो लगानी है, तो लगा दिया आपने एसपीएस के नाम पे। बोला यार तुम्हारे यहाँ वायरस चल रहा है, यहाँ पे क्या कर दिया तुमने? उसको बैन कर दिया। बोला हम तो अपनी किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? इसका बहाना लेके अपन ने उनपे क्या लगा सकते हैं? अपन उनपे, गवर्नमेंट क्या लगा सकती है? बैरियर्स लगा सकती है, और जो कि लगाती भी है गवर्नमेंट। बट ये थोड़े थोड़े सीजनल होते हैं भाई। ऑब्वियसली ऐसे पूरे, वो क्या बोलेगा, डब्ल्यूटीओ भी तो बैठा है ना ऊपर देखने के लिए, समझ रहे हो? चाइना क्या बोलेगा? बोलो यार बताओ, ये तो साल भर हो गया बैन लगा रखा, इतना थोड़ी है हमारे वायरस। तो इसलिए सीजनल टेम्परेरी होते हैं, तो थोड़े समय के लिए हम उन पे क्या लगा सकते हैं? उन पे बैन वैन लगा सकते हैं, इसका बहाना लेकर के। सर मैं इसको क्या बोलते हैं? एसपीएस मेजर्स, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स। मतलब सर ये हेल्थ रिलेटेड होते हैं सर, हमारी ह्यूमन लाइफ, प्लांट लाइफ, एनिमल लाइफ को बचाने के लिए लगाए जाते हैं। समझ में आ गई? जो वहां से प्रोडक्ट्स इंपोर्ट हो रहे हैं, टिपिकली फूड रिलेटेड प्रोडक्ट्स पे सर, जिनसे बीमारी फैल सकती है सर, सही है क्या? तो बस समझ में आ गया, इससे याद आना चाहिए। तो सुनो, एसपीएस मेजर्स किससे रिलेटेड होते हैं? पहली बात, टू प्रोटेक्ट ह्यूमन लाइफ, एनिमल लाइफ, प्लांट लाइफ। तीनों को कौन सी लाइफ बोलते हैं? सर काहे से बचाने के लिए लगाते हो? सर फ्रॉम द रिस्क लाइक एडिटिव्स, पेस्ट। सर वहां से कोई कंटेमिनेशन आ गया इंपोर्टेड गुड से, कुछ जहर वहर फैल गया, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं कई बार, तो इसलिए हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए ये मेजर्स लगाते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं? इंपोर्ट पे क्या लगा देते हैं? बैन्स लगा देते हैं ऑन सर्टेन गुड्स। कुछ गुड्स के इंपोर्ट पे बैन लगा देते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? अरे आए ना, जैसे कौन कौन से? पोल्ट्री रिलेटेड, पोल्ट्री इंपोर्ट्स पे ना, अंडा वंडा ये सब जो आता है वहां से, चिकन विकन, क्योंकि सर वहां पे फ्लू आ रखा होता है कई बार, एवियन फ्लू, और ये सब मीट प्रोडक्ट्स पे, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स पे हम लगा देते हैं। समझ में आ गई? बस खत्म बात। मीट वीट पे एग्रीकल्चर वाले भी लगाए थे, क्योंकि पेस्टिसाइड वाला भेज दिया तो। चाइना में तो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं साले, प्लास्टिक से चावल बना रहे हैं, कमी नहीं कुत्ते। बहुत इंसानियत की हदें समझते हो तुम, वो वहां पे होती है पार। फैक्ट है बात। खैर अभी इंडिया में भी होने लग गई है आजकल, इंसानियत की हदें पार होने लग गई है। चलो, अभी कल एक वीडियो आया था उसमें इंस्टाग्राम पे, एक औरत ने अपने ही रिलेटिव के घर पे गई, वो बच्चे के पैर तोड़ दिया। छोटी बच्ची थी, कुछ कुछ होगी, महीनों की है ना, 5-6 महीने की। उसके पैर, जलन किससे होगी? लड़ाई होगी किससे? माँ बाप से। उस बच्ची के पैर तोड़ आई वो। सोचो क्या लेवल की अंत है, अंत दुनिया का। असली में कलयुग पहले नहीं था, अब आया है। पहले क्यों नहीं था? क्योंकि पहले जो विमेन थी ना, वो अच्छी थी, वो हमारी मम्मी वाली जनरेशन्स की थी वो। अब लेकिन अभी जो अंत थोड़ा नजदीक है, कलयुग आ गया अब,
समझ रहे हो, फैक्ट है, क्योंकि मैंने कहा ना दुनिया कैसे चलती है, मैंने बहुत बार बोला है, दुनिया इंसानों से नहीं, आदमियों से नहीं, असली में चलती है तो अच्छी औरतों से चलती है। जिस देश की औरतें अच्छी होंगी वो देश यूं जाएगा, जिस देश की औरतें खत्म वो समाज ही खत्म है। तो हमारा समाज एक तरीके से खत्म के रास्ते पे है, क्योंकि हम इन्फ्लुएंस बाय वेस्टर्न, बॉलीवुड कह सकते हो। पुराने तरीके ही सही थे, ये समझने में बहुत समय लगता है। चलो नेक्स्ट, टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड। अब सुनिएगा, टीबीटी शॉर्ट फॉर्म, टीबीटी बोलो मेरे साथ, टेक्निकल बैरियर्स। यहां पे अब क्या है, अभी तो देखो फूड रिलेटेड आइटम थे, ये दोनों पे लगते हैं। तो पहली बात तो ये हो गई, दीज मेजर्स आर इम्पोज्ड ऑन बोथ फूड एंड, तो ये तो मैं इस पे भी लगा सकता हूं। ये क्या है, ये वो स्क्रीन का है फुसफुस, तो अरे वो साफ करने के लिए क्लीनर, तो इसमें भी तो कुछ भी लगा सकते हैं हम कि यार इसका इंस्पेक्शन होना चाहिए, इस पे इंग्रेडिएंट्स लिखो, लेबलिंग कराओ, ऐसा ये होना चाहिए, इको लेबलिंग होनी चाहिए। तो यहाँ अड़ंगे उनके लगाएंगे, अड़ंगे ही लगाने बेसिकली, यही तो करना है। अरे हाँ है ना, मैं क्या पढ़ रहे हैं हम, ऑब्स्टिकल्स लगानी है। सो दीज मेजर्स आर रिलेटेड टू, पहली बात याद रखना, दे अप्लाई टू बोथ फूड एंड, बेटा वर्ड्स को पहचानना है एक तरीके से, बोले और ये आ गया, ये तो वही है, ऐसे दैट कॉन्फिडेंस यू हैव टू जनरेट। तो सर ये क्या पे लगता है, बोथ फूड एंड नॉन फूड प्रोडक्ट्स पे लगता है, चल रहा है। तो एंड इट इन्वॉल्व्स मैंडेटरी स्टैंडर्ड्स एंड टेक्निकल रेगुलेशंस। अच्छा एक और बात सर, इसमें टेक्निकल रेगुलेशंस लगाते हैं हम, किससे रिलेटेड, सुनना, प्रोडक्ट रिलेटेड, स्पेसिफिक प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे साइज इतनी होनी चाहिए, शेप ऐसी होनी चाहिए, डिजाइन ऐसा होना चाहिए, लेबलिंग ऐसी, पैकेजिंग ऐसी होनी चाहिए, इसके बिना बेचने नहीं देंगे, ऐसी फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, ऐसी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, प्रोडक्शन मेथड्स, एसपीएस है ना, एक्सक्लूडिंग एसपीएस। तो इसमें एसपीएस के अलावा बाकी चीजें किसमें आ जाती है, समझ में आ गई है मेरी बात। और सुनो, और बचा है अभी, तो इसके अंदर थोड़ा और है सर, क्योंकि ये बड़ा है ना, उसमें तो एक दो ही चीजें हैं। इसमें देखो, इसमें आप टेस्टिंग के लिए बोलोगे, बोलो हमको तो टेस्टिंग करवा के दो, टेस्ट के रिजल्ट्स पब्लिश करो, सर प्रॉब्लम्स डालो उनके लिए। सोचो इंपोर्टेड गुड्स यहाँ आ रहे हैं, तुम उनके लिए जितनी प्रॉब्लम्स अटकाओगे उतना बढ़िया, उससे वो क्या हो जाएंगे अपने आप, उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी और अपने आप उनका गुड यहाँ पे नहीं बिकेगा। दिमाग लगाओ, तुम उनको बोल रहे हो टेस्टिंग करवाने के लिए, तो उनका खर्चा बढ़ेगा, तो वो प्राइस में नहीं डालेगा क्या उसके इफेक्ट को। अगर मान लो मैं प्रोड्यूसर हूं, अगर मुझे इस पे खर्चा बढ़ रहा है, तो मैं इसको प्राइस में बढ़ाऊंगा, कस्टमर से तो रिकवर करूंगा, समझ रहे हो। तो खर्चे आप उसके बढ़वा रहे हो, इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रहे हो उनको। कैसे, टेस्टिंग बोला, टेस्टिंग करवा, 3 बार इंस्पेक्शन करा, समझ रहे हो, और सर्टिफिकेशन लेके आ, ये और वो, तो सर आप उसके ऊपर लगा रहे हो ऑब्स्टिकल्स। समझ में आ गई है मेरी बात। सो दीज मेजर्स कैन बी यूज्ड टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज, बट ये एक तरीके के किसकी तरह काम करते हैं, ट्रेड ऑब्स्टिकल्स की। सर वो इसके ऊपर वाला ऑब्स्टिकल थोड़ी था, वो तो यार हम अपनी जान को बचाना चाहते हैं, समझ लो दोनों का बोलने का तरीका। एसपीएस क्या था सर, वहां तो हम अपनी लाइफ को बचा रहे हैं सर, वहां से जो भी कंटेमिनेशन और वायरस आ रहे हैं उससे। यहां पे क्या है, ये हम थोड़ा ऑब्स्टिकल लगा रहे हैं, कीड़े कर रहे हैं दूसरे को, बस समझ गए, बोलने का तरीका है, काम तो दोनों में वही हो रहा है, समझ में ऐसा। चलो तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, थोड़े डिस्क्रिमिनेटरी मेजर्स हैं, ठीक है, अगेंस्ट इंपोर्ट के खिलाफ हम थोड़ा अपने प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, अपने वालों को बढ़ावा देना चाह रहे हैं। चलो सर, तो एग्जांपल याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा एग्जांपल्स। इट इंक्लूड्स, क्वेश्चन आएगा, फूड लॉस, क्वालिटी स्टैंडर्ड, इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स का ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए, ऐसी क्वालिटी का होना चाहिए, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन लगाओ उसके ऊपर, इको लेबलिंग करो, है ना। और अगर आप मार्केटिंग लेबल रिक्वायरमेंट्स, क्या आया था क्वेश्चन, एक बार यही आया था अभी, ये लाइन दे दी दोनों पे, पूरे एग्जांपल लिख दिए, फिर पूछा ये कौन से मेजर्स होते हैं, बताओ कौन से होते हैं, टीबीटी, समझ में आ गया, ऐसा क्वेश्चन आता है। चलो जी, तो 2 टेक्निकल हो गए खत्म, अब आते हैं 13 नॉन टेक्निकल पे। 13 जो नॉन टेक्निकल है, इनमें 3 कैटेगरी है, हार्ड मेजर, थ्रेट मेजर और अदर मेजर। हार्ड मेजर कौन से होते हैं, जो इंपैक्ट डालते हैं इनडायरेक्टली प्राइस पे और क्वांटिटी पे। थ्रेट मेजर कौन से होते हैं, जो खुद को डिफेंड करने के लिए, एंटी डंपिंग मेजर्स हैं और सेफगार्ड मेजर्स हैं, खुद को सुरक्षा प्रोटेक्ट करें ना दूसरों से, दूसरा देश डंपिंग कर रहा है, तुम्हारे बचाओगे नहीं खुद को। काउंटर विलिंग ड्यूटी क्यों लगाई थी, यहां पे गोल्ड बेच रहा था ना सस्ता करके, वो फिर लगाओगे ना काउंटर विलिंग ड्यूटी, फिर देख लिया वीडियो कल वाला
देखो बेटा देखो, अगर अपन ये सब नहीं करते ना तो आज सारे बैच बराबर नहीं चल रहे होते अपने। फिर तुम्हारा जैसे लॉ अकाउंट्स में थोड़ा ऊपर नीचे आगे पीछे वैसा चल रहा होता, आज कम से कम बराबर चल रहे हो। सिर्फ एक हल्का सा चैप्टर का ही तो फर्क है, वो कंज्यूमर वाले का, दैट्स, वो भी कोई बहुत, वो तो बिल्कुल आसान चैप्टर है। ये कौन सा बनता है, जुलाई है क्या? जुलाई तो 30 दिन का होता है क्या? 31 का होता है क्या जुलाई? तो क्या एक दिन एक्स्ट्रा मिल गया, मतलब बढ़िया है इसमें। 11 इसमें। अगस्त में कितने होते हैं? अगस्त में 31 होता है। अगस्त में 31 है? ओ यार मजा आ गया तुम्हारे। भाई 2 दिन एक्स्ट्रा हो गए ना, एक एक तो मिल ही रहे ना, बढ़िया ही है। चलो जी चलो जी चलो जी, नॉन टेक्निकल मेजर शुरुआत कर रहे हैं, सामने देखना। मतलब एसपीएस थोड़ा टाइम चलता है, और हाँ टीबीटी तो, ये तो वो टेक्निकल है ना, ये तो प्रोडक्ट लेबलिंग साइज, ये तो लंबा, ये थोड़े लंबे टाइम कर सकते हो आप। हाँ भाई, नॉन टेक्निकल मेजर्स कितने प्रकार के होते हैं जल्दी बता दो। सर 3 में बांट देते हैं अपन इनको, टेक्निकल और 2 हो गए टेक्निकल, 13 हो गए नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल में 3 कैटेगरी, क्वेश्चन इस पे भी आ जाता है बेटा। हार्ड मेजर्स कौन से होते हैं जो काय पे इंपैक्ट डालते हैं? प्राइस पे और कंट्रोल पे, क्वांटिटी पे, है ना। थ्रेड मेजर्स काय पे, एंटी डंपिंग और सेफगार्ड होते हैं। अदर मेजर्स में फाइनेंस रिलेटेड और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड आते हैं। तो फाइनेंस और, भाई इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए भी तो चाहिए ना, ट्रेड फाइनेंस भी चाहिए, इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ती है, वहां अटकाएंगे उनको, अटकाना ही तो है सब जगह। अब चलो चालू करते हैं। तो 2 3 4 थोड़े से अजीब होंगे, बाकी आसान होंगे, थोड़े से बड़े होंगे बस। इंपोर्ट कोटास, ये काफी बातें हैं इसके अंदर, बाकी तो छोटे छोटे से हैं, देखो आप छोटे छोटे से हैं, ज्यादा नहीं है? 3 से, अरे नहीं, उससे पहले यूनिट खत्म। देखो भाई, एक ही घंटे में खत्म हो जाती, उस दिन जाते नहीं तो। तुम नहीं, सारे ही, तुम भी चले गए, वो भी चले गए, सारे ही चले गए। मेरे को तो 4 5 बंदे भी मिल जाए क्लास में, मैं तो पढ़ा देता हूँ। तो किसी से क्या मतलब है, अपने को तो पास होना है कि नहीं। चलो सुनो, नॉन टेक्निकल मेजर्स चालू कर रहे हैं, सामने देखो कितने होते हैं, 13। ऐसे याद करोगे तो अपने आप कॉन्फिडेंस आ ही रहता है कि क्लैरिटी है अपने को, ये होते हैं 13, वो होते हैं 17, 2 टेक्निकल 13 नॉन टेक्निकल। टेक्निकल कौन से होते हैं, एसपीएस और टीबीटी। ऐसे याद, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ अपना। चलो भाई सुनना, ठीक है ठीक है, चालू करो। पहला क्या नाम है, इंपोर्ट कोटाज। इंपोर्ट कोटाज, अब सुनना, ये हार्ड मेजर है, मतलब किस पे इंपैक्ट डालेगा? कोटा शब्द आते ही दिमाग लगाओ, क्यू 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 मतलब क्वांटिटी। कोटा किसको बोलते हैं, क्वांटिटी रेस्ट्रिक्शन है। अब आप देखो, यहां पे आप क्वांटिटी पे इंपैक्ट डालोगे उनकी, कैसे, अब आपको बताता हूं। तो तरीका है इसके अंदर, सुनना। इंपोर्ट कोटाज क्या होता है, सबसे पहले याद करो डेफिनेशन। सर देखो है तो बहुत सारा दे रखा है, सब थोड़ा एग्जाम में पूछेगा, एमसीक्यू आएगा। इंपोर्ट कोटा क्या होता है, इट रेस्ट्रिक्ट्स द क्वांटिटी ऑफ स्पेसिफिक गुड्स अलाउड इनटू अ कंट्री ड्यूरिंग अ सेट टाइम पीरियड, ऑफन 1 ईयर। अब सुनना, बात नहीं सर, इसमें हम क्या करते हैं, देखो जिससे फ्री ट्रेड कर रहे हो तो वहां पे तो कोई आप लिमिट कभी लगाओगे? अरे वो तो फ्री ट्रेड कर रहे हो, उस पर तो कभी कोई लिमिट नहीं लगाओगे आप। वैसे लगाते हैं उस पर भी, लेकिन बहुत कम होती है उस पर, मतलब उस पर आप रेस्ट्रिक्शन ज़्यादा नहीं लगाओगे ना। लेकिन जिससे आप फ्री ट्रेड नहीं कर रहे उस पर तो आप क्या लगाओगे, थोड़ा लिमिट रखोगे ना, कि वो ज़्यादा थोड़ी बिकना चाहिए। अरे मान लो मेरा रशिया के साथ और इंग्लैंड के साथ क्या है, एफटीए है, तो चलो उसके ऊपर तो हम लिमिट नहीं लगाते ज़्यादा, उसको तो खूब लिमिट, खूब अलाउड है, खूब बेचे, हम भी बेच रहे हैं, वो भी बेच रहा है। लेकिन जो जिससे हमने कोई फ्री ट्रेड नहीं कर रखा उसके ऊपर तो हम लिमिट्स लगाएंगे ना, समझ रहे हो मेरी बात, ऐसा। तो बस याद रखिएगा, इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम रेस्ट्रिक्ट करते हैं दूसरे की क्वांटिटी को, कि वो उसका प्रोडक्ट यहां पे ज्यादा ना बिके। समझ रहे हो, रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं मतलब रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्वांटिटी पे लिमिट लगा रहे हैं। ठीक है, कि भाई 1 साल में इतना ही अलाउड है तेरे देश से इंपोर्ट, इससे ज्यादा इंपोर्ट नहीं करेंगे। समझ में आई मेरी बात? तो यहां पर आप रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, ठीक है, बस ठीक है, इतनी बात याद रखना। पहली बात तो इंपोर्ट कोटा क्या होता है, एक तरीके का, किस पे रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, क्यों मतलब क्वांटिटी पे रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो,
विच इज अलाउड, कि भाई इतना ही अलाउड है एक साल में तुम्हारे से। समझ में आ गई मेरी बात? अरे बोले यस और नो। तो ये है, अब सुनिएगा, और लिखा भी है इट इज टिपिकली सेट बिलो द फ्री ट्रेड लेवल। मैं आपको ना इसलिए ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं घुसाऊंगा इसमें, क्योंकि जितना जरूरी है उतना ही बताऊं। समझ लो, ज्यादा बताने से क्या ही होगा, एमसीक्यू तो वही आएगा जो पूछेगा ऊपर ऊपर से। समझ लो, अब सुनना, इंपोर्ट कोटास कैसे लगाते हो आप, कैसे लगाओगे रेस्ट्रिक्शन। पहली बात क्या बताया मैंने, इंपोर्ट कोटा में रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं काहे पे, क्वांटिटी पे, कि भाई इतनी क्वांटिटी ही अलाउड है बस। ठीक है सर, ये लगाते कैसे, कैसे एनफोर्स करते हो, मतलब कैसे सरकार इसको कैसे, मतलब एग्जीक्यूट कैसे करती है, लागू कैसे करती है, बाय लाइसेंसिंग। कैसे लागू करती है, थ्रू लाइसेंसिंग। अब सुनना, एक होता है बाइंडिंग कोटा, एक होता है नॉन बाइंडिंग कोटा। एक होता है बाइंडिंग कोटा, एक होता है, ठीक है अब सुनना, तो बाइंडिंग कोटास आर बिलो द फ्री ट्रेड लेवल, और एक होता है नॉन बाइंडिंग कोटास, दे हैव लिटिल इंपैक्ट एज दे आर एट अबव फ्री ट्रेड लेवल। तो एक दो ही चीज याद रखनी है अभी आपको, ठीक है। बाइंडिंग कोटा क्या होता है, इतना ऐसा याद रखना है कि ये बिलो द फ्री ट्रेड लेवल होता है, और ये क्या होता है, मोर देन अबव द फ्री ट्रेड लेवल होता है, या बराबर होता है। दे आर अबव और इक्वल टू फ्री ट्रेड लेवल। ठीक है, फ्री ट्रेड लेवल, देखो फ्री ट्रेड में हम कितनी लिमिट उनको अलाउ कर रहे हैं। अगर बाइंडिंग कोटा मतलब जैसे मान लो ये एक देश है, ये है पाकिस्तान है, ठीक है, तो इंपोर्ट तो वहां से भी होता है हमारे देश में। अरे नमक आता है, चीनी आती है, बहुत सारी चीजें आती है बेटा, पाकिस्तान से भी आती है, अभी भी आ रही है। सिर्फ पाकिस्तान से हम कब रोकते हैं पता है, लड़ाई चल रही होती है तो रोकते हैं हम। डब्ल्यूटीओ मना करते हैं ना भाई, वो बोलता है फ्री ट्रेड करो, वो भी तो मेंबर है, पाकिस्तान भी तो मेंबर है डब्ल्यूटीओ का, तो ट्रेड तो उससे भी हो रहा है, लेकिन अब कम करते हैं हम वैसे उससे। अब सुनो, तो मैंने उससे तो फ्री ट्रेड कर नहीं रखा, तो मैंने उसके ऊपर लगाया हुआ है बाइंडिंग कोटा। बाइंडिंग कोटा मैंने इसको बोला, मैंने कहा तुम्हारा BQ रहेगा बाइंडिंग कोटा। बोले ये क्या होता है, अरे फ्री ट्रेड एरिया से कम लूंगा तेरे से क्वांटिटी। मान लो फ्री ट्रेड में कितना अलाउड है, मान लो वहां तो कोई लिमिट नहीं है, या मान लो अलाउड है लेट से 2000 टन, लेकिन बाइंडिंग कोटा क्या है, मतलब उससे कम लिमिट अलाउड है तेरे को, तू उसको क्रॉस नहीं करेगा। समझ, क्योंकि तुम तो दुश्मन हो हमारे, मतलब अब ऐसे मुंह पे थोड़ी बोलेंगे। बोले पाकिस्तान, तो पाकिस्तान को हम दो लिमिट्स होती है, आप समझो बस। क्वांटिटी की लिमिट दो प्रकार की होती है, एक जिसमें उस जो फ्री ट्रेड लेवल है, एक फ्री ट्रेड लेवल है, फ्री ट्रेड लेवल मतलब कि भाई इतने तक अलाउड है, मतलब ये खूब अलाउड, मतलब बढ़िया लेवल है, तो उससे कम लिमिट दी जाती है उसके अंदर, इतना याद रखो। बाइंडिंग कोटा में लिमिट उससे कम दी जाती है, और नॉन बाइंडिंग कोटा मतलब थोड़ा रिलैक्स वर्जन हो गया, यहां पे उसको थोड़ा बहुत क्या कर सकते हो आप, क्रॉस। समझ में आ गई मेरी बात? तो बाइंडिंग कोटा मतलब अगर कोई मुझे कोई पसंद नहीं है, कोई दुश्मन है, तो उस पर तो क्या लगाऊंगा, बाइंडिंग कोटा, उसको ज्यादा थोड़ी करने दूंगा। लेकिन ठीक है, अगर कोई नॉर्मल है, अरे ठीक है, तो उसको तो मैं नॉन बाइंडिंग कोटा भी दे सकता हूं। तो याद रखो नाम में ये बाइंडिंग और एक जो कम है, तो इतना, अरे बेटा ये भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मेरे को पता है ना, वो ऊपर का नाम याद रखना। फिर भी ये एक्स्ट्रा बता के भेज रहा हूं कि बुरे से बुरे दिन आओ तो पूछ ले। बाइंडिंग कोटा क्या होता है, ये वो क्वांटिटी होती है, वो लिमिट होती है जो बिलो द फ्री ट्रेड लेवल होती है, और नॉन बाइंडिंग कोटा क्या होती है, जो या तो उसके बराबर होती है या उससे ज्यादा होती है, बस इतना याद रखना। अब सुनना, देखो अब और दो तरीके की और क्वांटिटी पे आप लिमिट लगा सकते हो। सुनना, मतलब एक और टाइप की ऑब्स्टेकल लगा सकते हो। क्या, एक दो टाइप के कोटाज होते हैं, सुनना, दो और प्रकार के होते हैं, वो भी दो थे, ये भी दो है। एक और आप अटका सकते हो उनको, कैसे, देखो एक होता है एब्सोल्यूट कोटा, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट कोटा, और एक होता है बेटा कंट्री स्पेसिफिक कोटा। आपको अड़कने, आप बात टॉपिक समझ रहे हो ना, स्टार्ट करने से पहले हमको क्या लगानी है उनके ऊपर, ऑब्स्टेकल्स, कीड़े करने इतने कि वो अपने आप डिस्करेज हो जाए। अब समझो, तो अभी कौन से वाले कीड़े कर रहे हैं हम, कोटाज वाले, क्वांटिटी पे रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं। उसके लिए पहले तो वो दो तरीके थे, एक, और अब ये भी तरीका है। इसमें होता है एक एब्सोल्यूट कोटा और एक होता है कंट्री स्पेसिफिक कोटा। अब क्या होता है बताता हूं, समझना, मीनिंग समझना, बस नहीं पूछेगा तुमने, लेकिन फिर भी मीनिंग समझो। एब्सोल्यूट कोटा क्या होता है, विच लिमिट्स द इंपोर्ट टू स्पेसिफिक वॉल्यूम। भाई एब्सोल्यूट मतलब एक क्वांटिटी बोल दिया आपने कि भाई 50 टन से ज्यादा इंपोर्ट नहीं होगा, तो आप एब्सोल्यूट मतलब एक लिमिट लगा दी,
कि भाई क्वांटिटी की बोले इतनी नंबर पे इतना ही इंपोर्ट होगा, बस इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, वहां तो एक लिमिट लगा दी। अब कंट्री स्पेसिफिक क्या होता है, अब सुनो एग्जांपल देखना। मान लो आप 1000 टन फिश इंपोर्ट करते हो, आपके देश में 1000 टन आ रहा है चाइना से। अब मुझे अगर उसे रोकना है तो मैं क्या कहूंगा कि देख 1000 जो तू भेज रहा है ना, या मान लो एक क्या नाम है, तुम्हारे देश का कोई कंपनी है जो इंपोर्ट करती है फिश बाहर से और अपने देश में बेचती है। अब मुझे अगर उसे रोकना है कि वो ज्यादा ना बेचे, यहाँ पे यहाँ वो ज्यादा बेच रही है, यहाँ वालों का बिक नहीं रहा, यहाँ वाले मछुआरे का सामान नहीं बिक रहा है, तो मैं क्या करूंगा। अब गवर्नमेंट लगाएगी ये वाले, इसमें कैसे अटकाएगी, तो कहेगी गवर्नमेंट उसको कि देख तू जो 1000 मंगा रहा है इसमें से 750 उस देश से आनी चाहिए 75% और 25% इस देश से। तो आप कंट्री स्पेसिफिक चीजों में उसको अटकाओगे, अटकाना है ना। तो इसमें आप मान लो कि भाई तुमने बोला 750 तो तू उस देश से लेना, 250 जो मेरा दोस्त है उससे ले। मान लो अपना दोस्त कौन है, मान लो रशिया है, तो हमने बोल दिया उसको कि भाई ठीक है, उस कंपनी को बोल दिया जो हमारे देश की कंपनी है ना जो इंपोर्ट कर रही है, मान लो कोई फलानी फलानी कंपनी है, नाम है फलानी फलानी कंपनी, इंपोर्ट करती है मछलियां और यहां बेचती है, लेकिन मैंने उसके ऊपर लगा दिया थोड़ा डंडा। मैंने क्या बोला, मैंने कहा तू जो भी इंपोर्ट कर रहा है, वो अभी तक चाइना से ज्यादा मंगा रहा था, लेकिन मैंने उसको बोला तू जितनी भी इंपोर्ट करेगा अब से क्या होना चाहिए, इतना परसेंट उस देश से और इतना परसेंट उस देश से, उससे ज्यादा उस चाइना से नहीं आना चाहिए 75 से ज्यादा। या मान लो 75% रशिया से लेना है, 25% से ज्यादा चाइना से नहीं लेना है, तो एक लिमिट लगा दी ना। वो तो ज्यादा किससे ले रहा था, तुम्हें रोकना है उसको, तो रोक दिया तुमने, एक डंडा लगा दिया उसके बीच में, क्रिएट कर दिया कीड़ा, क्या कि तू जो भी इंपोर्ट करेगा उसका इतना परसेंट चाइना से इतना ही आएगा और उससे इतना आएगा। समझ में आ गई मेरी बात, बस। तो प्रॉब्लम से तो क्रिएट करनी है अलग अलग तरीके से, समझो, फ्रस्ट्रेट करना है उसको, परेशान करना है। तो कंट्री स्पेसिफिक कोटा क्या होता है, जहां पे आप एक बोल देते हो कि इतना फिक्स्ड वॉल्यूम मस्ट ओरिजिनेट फ्रॉम सर्टेन कंट्रीज, इतने देश से इतना परसेंट आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, जो भी है, दोनों आप क्वांटिटी लगा सकते हो कि इससे इतना ही आना चाहिए और इससे इतने से ज्यादा नहीं आना चाहिए। सर सुनना, इंपोर्ट कोटास क्या हो सकते हैं, दे कैन ऑल्सो बी सीजनल और टेम्परेरी, थोड़े समय के लिए लगा दो, थोड़े समय के लिए हटा दो, समझ रहे हो। मान लो गर्मियों में वैसे ही नॉनवेज कम खाते हैं, तब हटा दो, सर्दियों में लगा दो, शातिर की तरह गेम खेलो। अरे आ रही कि नहीं आ रही बात समझ, ऐसा करो ना, समझ में आएगी नहीं आई मेरी बात, ऐसा। तो उससे क्या होगा, तुम बुरे भी नहीं बनाओगे डब्ल्यूटीओ की नजर में। बोला हम कहां पूरे साल लगा रहे हैं, थोड़ा टाइम रखो, थोड़ा टाइम तो याद रखो, सीजनल भी हो सकता है और टेम्परेरी भी। चलो सर, इंपोर्ट कोटास से, सर इससे सरकार को क्या फायदा है, देखो टैरिफ से तो पैसा आता था, सर इससे सरकार को क्या फायदा है, समझो, इससे सरकार को यह फायदा है, तुम उनको बोलोगे कि अगर तुझे इतना ही अलाउड है मंगाने के लिए, लेकिन अगर इससे ज्यादा मंगाना है तो लाइसेंस ले ले हमसे, लाइसेंस ले ले, और लाइसेंस की तुम उनसे क्या लोगे, फीस। कोटा रेंट बोलते हैं उसको, यहाँ पे क्या बोलते हैं, कोटा रेंट। तो यहाँ पे टैरिफ से सरकार की कमाई नहीं हो रही, यहाँ पे कैसे होगी कि अगर भाई मान लो उस कंपनी को, फलानी फलानी कंपनी को, कि अगर तुझे देख 1000 टन ही अलाउड है, लेकिन अगर इससे ज्यादा मंगाना है तो लाइसेंस ले ले, तो लाइसेंस लेगा तो पैसे आएंगे ना सरकार के पास, तो उस पैसे को क्या बोलते हैं, कोटा रेंट। टैरिफ नहीं बोलते यहाँ पे, क्या कहते हैं, उस कमाई को क्या कहेंगे, कोटा रेंट कहते हैं। आया समझ में नाम, बस इतना ही है बेटा, जो पढ़ा रहा हूं इसके बाहर नहीं आएगा, याद रखना, जो भी है इसके अंदर ही रहेगा। चलो जी, तो इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट, सर प्रॉफिट, वो प्रॉफिट आता है किससे, लाइसेंस से आता है, उसको क्या कहते हैं यहाँ पे, कोटा रेंट। टैरिफ से तो टैरिफ तो ले नहीं रहे हो, नॉन टेक्निकल में तो टैरिफ होता ही नहीं ना सर, टैरिफ तो टैरिफ मेजर्स में होता था। चलो बस खत्म। अब बाकी सारे छोटे छोटे हैं, आ जाओ भाई फटाफट। प्राइस कंट्रोल मेजर्स, सामने देखो, प्राइस कंट्रोल मेजर्स नाम में ही क्या है, उसके नाम में क्या था, इंपोर्ट कोटास, कोटा मतलब तो वो भी हार्ड मेजर है, और ये प्राइस को कंट्रोल कर रहा है, ये भी। सर इसमें क्या होता है बेटा, इसको पैरा टैरिफ भी कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, पैरा टैरिफ। देखिए, एक होती है नॉर्मल फौज जो लड़ती है दूसरों से, एक होती है पैरामिलिट्री, सुना है शब्द तो सुना होगा, पैरामिलिट्री फोर्सेस, जैसे आपने सुना होगा सीआरपीएफ सुना है, सीआईएसएफ सुना है, आईटीबीपी सुना है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, वो हमेशा इंडो और तिब्बत चाइना बॉर्डर पे रहते हैं,
मेरे मौसा जी जो है वो उसी में ही है, उनकी पोस्टिंग कहीं और होती नहीं है। वो कहाँ रहते हैं? अरे नाम ही है ना, आईटी बीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, तो ही विल ऑलवेज रिमेन ऑन द ईस्टर्न साइड। वो बेचारे कभी नौ मतलब मैं छोटे से बड़ा हो चुका हूँ, लेकिन उनको बहुत कम मिला हूँ, मतलब दो तीन बार ही मुश्किल से मिला। अब तो रिटायर हो गए शायद, हो गए रिटायर, हाँ हो गए अब तो, या होने नहीं, अभी भी नहीं हुए, उनको पता, उनको भी शौक है बहुत लेकिन उनको मजा आता है यार, उनको वहाँ पे इसलिए रिटायरमेंट ले नहीं लेते। अच्छा है यार, लाइफ अच्छी होती है, ऐसी कोई बुरी थोड़ी होती है, अच्छी लाइफ है। रिस्क हाई है लेकिन लाइफ भी अच्छी होती है, बोली बात है। तो ऐसे एक होता है बीएसएफ, सुना होगा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वो बॉर्डर पे ही रहती है, समझ रहे हो? जब लड़ाई छिड़ती है तो वो बॉर्डर खाली करती है, और वो कौन पोस्ट रिकवर करता है? फौज। समझ आई मेरी बात? वो सिर्फ रखवाली करती है, कब तक के लिए? जब तक लड़ाई नहीं छिड़ रही। लड़ाई में तो कौन जाएगा? लड़ाई कौन करेगा? नॉर्मल वाली तुम्हारी जो आर्मी है वो लड़ती है, तो वो वापस वो हट जाती है वहां से, उनको फ्री कर देते हैं, बोले ठीक है आपका काम हो चुका है, अब हमारा काम चालू होता है। समझ में आ गया? ये सब कौन सी फोर्सेस होती है? पैरा मिलिट्री फोर्सेस। एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, क्या होती हैं? पैरा मिलिट्री फोर्सेस होती है। असम राइफल्स पैरा मिलिट्री फोर्सेस है। समझ में आ गई मेरी बात? ऐसा। तो 2013 में तो आई वॉज मतलब सिलेक्टेड इन असम राइफल्स, तो हमारे ससुर जी ने मना कर दिया था कि अगर वो भी फौज में ही थे, उनको पता था वो वाली उसमें रहेंगे तो ये भी कहाँ रहेगा, फिर उधर ही अटका रहेगा ईस्ट में। तो ससुर जी ने मना कर दिया, बोला उधर करोगे तो शादी नहीं कराएंगे तो ऐसे था ना, वो बड़ा टंटा होता है भाई साहब, तुम क्या समझो, बहुत होता है। तो बता रहा हूं ना, ये सब कौन सी फोर्सेस होती है? पैरामिलिट्री फोर्सेस। पैरा क्यों बोला मैंने? पैरा मतलब होता है एडिशनल, दीज आर ऑल एडिशनल फोर्सेस। मेन फोर्स कौन है? आर्मी। बाकी सब क्या है? पैरा फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री कहते हैं। तो ऐसी पैरा टैरिफ क्या हुआ? एडिशनल टैरिफ, जो नॉर्मल वाले के ऊपर लगा रहे हो। तो सर ये टैरिफ में क्यों नहीं बताया? अरे ये उसके अलावा लगा रहे हैं, वो 17 में से कोई एक लगा रहे हो, प्लस ये भी डाल दिया तो 2 हो गए ना। अरे समझेगे क्या? ये वो टैरिफ्स होते हैं बेटा विच आर बियॉन्ड, बियॉन्ड मतलब नॉर्मल वाले से भी ऊपर जो लगा रहे हो, डिस्करेज करने के लिए, इसको बोलते हैं पैरा टैरिफ। अब सुनो, तो सर देखो सिंपल सी बात है, याद रखिएगा इसको। प्राइस कंट्रोल मेजर्स क्या होते हैं? दीज आर एम्प्लॉयड टू इन्फ्लुएंस और कंट्रोल द प्राइसेस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। सर ये क्यों लगा रहे हैं? उसकी प्राइस को इन्फ्लुएंस करने के लिए। किसकी प्राइस को? इंपोर्टेड गुड्स को की प्राइस को इन्फ्लुएंस करने के लिए लगा रहे हैं। समझ में आया? और मेन लाइन अब सुनना, मेन लाइन तो अब आएगी। ये क्यों लगाते हैं? टू बॉल्स्टर, बॉल्स्टर मतलब उसे बढ़ाना, सपोर्ट करना, किसको? डोमेस्टिक प्राइसेस ऑफ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स व्हेन द इंपोर्ट प्राइसेस आर लोअर। एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं बेटा, एग्जांपल ये आया था एग्जाम में, सुनना। एक चीज होती है सल्फर, सल्फर एक वो होता है, एक केमिकल होता है, तो काफी काम आता है इंडस्ट्रीज के अंदर ये। अब क्या हो रहा था, चाइना तो जानते ही हो, च से छोटा तो है ही, चाइना इंडिया में सल्फर बेच रहा था उसके नॉर्मल रेट से भी डाउन करके। समझ रहे हो? फॉर एग्जांपल मैंने समझाया, देखो मान लो इंडिया में, अब भाई नॉर्मल जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, हमारे वालों की प्राइस थी बेटा मान लो 100, कितनी प्राइस थी? नॉर्मल प्राइस सल्फर की क्या थी डोमेस्टिक? अरे डॉम प्राइस क्या थी भाई? 100। भाई चाइना में बेच रहा है गाय में, चाइना बेच रहा था, अब सुनना, चाइना भी उससे सस्ते में बेच रहा था, और सस्ते में, वो तो 70 में। अब सुनो, हमने उस पर नॉर्मल वाला टैरिफ लगाया, नॉर्मल वाला 30 लगाया, कितना हो गया उसका प्राइस? सर लेकिन अभी भी वो तो बराबर है। तो गवर्नमेंट ने उसको डिस्करेज करने के लिए एक और टैरिफ लगा दिया, इसके भी ऊपर जाकर के, जिसको बोलते हैं पैरा टैरिफ, और उससे उसकी प्राइस हो गई 150। अब हमारे प्रोड्यूसर्स को चुनने में दिक्कत नहीं होगी, सीधे सीधे किसको चुनेंगे? वो 150 वाली को या 100 वाली को? तो तुमने उसको 150 बना दिया ना, क्यों बनाया? ताकि तुम्हारी डोमेस्टिक वाली प्राइसेस को क्या हो जाए? सपोर्ट। तो कभी कभार जब दूसरे देश की कुछ कंपनीज, मतलब वो आपके देश में प्रोडक्ट को बेच रही है, बहुत कम करके बेच रही है, तो आप नॉर्मल टैरिफ तो लगाते ही हो, लेकिन और ज्यादा उसको और डिस्करेज करने के लिए कई बार और क्या लगा देते हो? एडिशनल टैरिफ, जिसको क्या बोलते हैं हम? पैरा टैरिफ। वो क्यों लगाते हो? ताकि उसका प्राइस
क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, और किसको सपोर्ट मिलेगा इससे, डोमेस्टिक को। समझ में आ गई क्या मेरी बात? टू बॉल्स्टर द सपोर्ट ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, उसको सपोर्ट देने के लिए। आया समझ में? तो 2 लाइनें याद रखना बस, उससे ही पहचानना है बेटा, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। क्या लाइनें पहचानोगे? तो सर ये वो मेजर्स होते हैं जो क्यों लगाए जाते हैं, टू इन्फ्लुएंस और कंट्रोल द प्राइसेस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। कब? टू बॉल्स्टर द सपोर्ट ऑफ द डोमेस्टिक प्राइसेस व्हेन द इंपोर्टेड प्राइसेस आर लोअर। सर ये वो कंट्रोल मेजर्स है, प्राइस कंट्रोल मेजर्स, जो हम क्यों लगाते हैं, उस इंपोर्टेड गुड्स की प्राइस को इन्फ्लुएंस करने के लिए। कब? जब उसकी जो प्राइस है वो हमारी डोमेस्टिक वाले से क्या है, लोअर है। तो हमारे डोमेस्टिक वाले को बोल्स्टर करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए हम ये प्राइस को पे क्या लगाते हैं, एडिशनल क्या लगाते हैं, कुछ एडिशनल टैरिफ लगाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, पैरा टैरिफ मेजर्स। और ये सर दे गो बियॉन्ड द नॉर्मल टैरिफ्स, उन वालों के अलावा लगा रहे हैं। अरे 30 के अलावा और लगाया ना, समझ में आया क्या? 30 तो पहले लगाया था, फिर 50 और लगाया, तो और लगा रहे हैं नॉर्मल वालों के ऊपर। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा। चलो, तो इससे आप क्या कर रहे हो इनडायरेक्टली, सर वी आर रेजिंग द कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, तो आप उनके ऊपर क्या लगा रहे हो, पैरा टैरिफ लगा रहे हो, बाय फिक्स्ड परसेंटेज और फिक्स्ड अमाउंट दोनों, स्पेसिफिक टैरिफ और एड वैलोरम। एड वैलोरम क्या होता था, फिक्स्ड परसेंट ऑन द वैल्यू, और वो क्या होता था, स्पेसिफिक टैरिफ, फिक्स्ड अमाउंट। तो जो भी है, कोई भी आप लगा सकते हो। चाहे तो आपने उसको बोल दिया कि भाई 100 रुपए का सामान है, तो या तो इसका 10% एक्स्ट्रा टैरिफ दे दे, एडिशनल पैरा टैरिफ, या 100 रुपए दे दे, विच एवर इज हायर। अरे आई मतलब जो भी है बात, समझ गए? तो ये टैरिफ कुछ भी, मतलब ये जो आप लगा रहे हो ना एक्स्ट्रा वाला, अरे ये कैसा भी हो सकता है, एक फिक्स अमाउंट का नेचर भी हो सकता है स्पेसिफिक टैरिफ की तरह, या एड वैलोरम परसेंट भी हो सकता है और अमाउंट भी हो सकता है। नहीं समझा अभी भी? इनडायरेक्ट इसलिए ना क्योंकि ये उसके अलावा है, ये कभी कभार लगाते हैं, तो नॉर्मल वाले में आता ही नहीं ना। नॉर्मल टैरिफ तो वो 17 थे, वो नॉर्मल ही लगते हैं। ये कब लगाते हैं, जब वो वालों के ऊपर कुछ बड़ा काम करना होता है। तो समझ में? इनडायरेक्टली ये इसलिए बोला क्योंकि ये उसके ऊपर बियॉन्ड जाकर के लगा रहे हैं, इसलिए तो वो वर्ड इंपॉर्टेंट है, मैंने बार बार बोला। हाँ, उससे बैठ नहीं रहा, इससे और ज्यादा लगा रहे, इसलिए तो मैंने बोला पहले 30 लगाया, फिर भी नहीं बैठा, फिर और लगाया। ये है, समझ में आई मेरी बात? ये है। एंड इट इज अ मिनिमम सपोर्ट, मिनिमम इट इज, इसका एग्जांपल क्या है, मिनिमम इंपोर्ट प्राइस हमने काय पे लगाई थी, सल्फर पे लगाया था। ऐसा रियल एग्जांपल है, याद रखना। चाइना वाला हमसे सस्ता करके बेच रहा था, यहां की कंपनियों से सस्ता, तो पहले तो नॉर्मल टैरिफ लगाया, फिर क्या लगाया, बस। चलो, ये दोनों कौन से मेजर थे, प्राइस और क्वांटिटी पे इंपैक्ट डाल रहे थे, क्या बोलते हैं इनको, हार्ड मेजर। अब आओ थ्रेट मेजर दिखाता हूं तुमको। थ्रेट मेजर क्या थे, खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं सर, एंटी डंपिंग, हमारे यहाँ एंटी डंपिंग कर रहा है, अटकाए नहीं क्या, उसको अटकाना पड़ेगा, एंटी डंपिंग और सेफ गार्ड। तो देखो बेटा, नॉन ऑटोमेटिक लाइसेंसिंग, देखो अगर हम किसी को प्रमोट करना चाहते हैं, मतलब कोई देश हमारा दोस्त है, तो उसको हम क्या देंगे, ऑटोमेटिक लाइसेंस। ऑटोमेटिक क्या होता है, जाओ वेबसाइट पे, मतलब फटाफट जल्दी मिल जाएगा ना लाइसेंस। लेकिन अगर मुझे किसी को परेशान करना है, तो किसी को परेशान करना है तो ऑटोमेटिक लाइसेंस दूंगा या नॉन ऑटोमेटिक? नॉन ऑटोमेटिक में सरकार से लेना पड़ता है, और सरकार से लेने में धुएं निकल जाते हैं बहुत जगह से। सन भाई, क्यों पहले आप जाओगे, सरकारी काम कैसे होते हैं, जानते हो सरकारी काम कैसे होते हैं, बस खुद ही समझ लो। अटका रहे हो ना, तो उनको आप ऑटोमेटिक लाइसेंस थोड़ी दोगे, क्या दोगे, बोला नहीं ऑटोमेटिक लाइसेंस नहीं मिलेगा, नॉन ऑटोमेटिक। अब नॉन ऑटोमेटिक में 6-6 महीने निकल गए, फाइल ही नहीं पहुंच रही ऊपर, बोला आज बाबू नहीं आया। बाबू बोलते हैं, वो वाला बाबू नहीं होता है, क्लर्क को बोलते हैं बाबू। सर में बाबू की संपत्ति निकालोगे ना, कुछ 100-200 करोड़ निकलती है, समझे, जब पता लगता है, जब करप्शन का चार्ज होता है, तब ताबड़तोड़ कमाते हैं बाबू। तो बाबू अटकाता है काम, क्योंकि पैसा ऊपर तक पहुंचना है, उसमें भी अटकाएगा। तो वही वाली बात है, इसमें सरकार क्या करती है, अटकाती है। काय में अटकाती है, नॉन ऑटोमेटिक लाइसेंस। फ्रस्ट्रेट कर देगी इतना कि अपने आप ही उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। हैसल कॉस्ट बोलते हैं उसको, हैसल कॉस्ट। अब एक होता है हसल कॉस्ट, एक होता है हैसल कॉस्ट। हैसल कॉस्ट मतलब आपको हैसल कर रहा है, परेशान कर रहा है, इतना परेशान करेगा कि अपने आप ही
डिस्करेज हो जाओगे, बोले यार बोले बाढ़ में जाए साला, नहीं बेचना है यहाँ पे। आई बात समझ में? ये है इसका मतलब। बस 1 मिनट रुकना बस। हाँ भाई इधर तो याद रखिएगा बेटा, मेन मेन बात इसमें, मेन बात पकड़नी है। नॉन ऑटोमेटिक लाइसेंसिंग एंड प्रोहिबिशंस। क्या दे रहे हैं लाइसेंस, कैसे दे रहे हैं? नॉन ऑटोमेटिक, सरकार के थ्रू। बोला हाँ बेटा सरकार के थ्रू तरह घुमाते हैं, चक्कर ही लगाते रहेगा। समझ में आई मेरी बात? टू रेस्ट्रिक्ट द क्वांटिटी ऑफ इंपोर्टेड गुड्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोर्स और सप्लायर। चाहे कहीं से भी आ रहा हो, हम तो क्या में अटका रहे हैं उनको? नॉन ऑटोमेटिक लाइसेंसिंग में उनको अटका रहे हैं। आउटराइट प्रोहिबिशन, अलाउ ही नहीं कर रहे, या नॉन ऑटोमेटिक लाइसेंस में अटका रहे हैं। सर सुनना, बोलते हैं सर्टन कंट्रीज में रिक्वायर डिस्क्रिशनरी लाइसेंसेस फॉर द इंपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल्स, ग्रांटिंग देम द अथॉरिटी टू अप्रूव और डिनाई द इंपोर्ट्स। आप उनको बोल रहे हो नॉन ऑटोमेटिक लाइसेंस लेने आओ, और वहां पे आप उसको अप्रूव भी कर सकते हो और डिनाई भी, दे भी सकते हो और मना भी कर सकते हो। बोला नहीं यार तुम्हारे वो बैठा नहीं, तुम्हारी वो टर्म्स एंड कंडीशन सारी बैठी नहीं ठीक से, तो अलाउ नहीं करेंगे। बस तो इस तरीके से आप उसको अटका सकते हो। भाई वो हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस पे पूरा नहीं उतर रहा है, तो बस डिसअलाउड, कैंसल, वापस लगा एप्लीकेशन 6 महीने, ऐसे। समझ में आया? सो दीज टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन में ऑल्सो बी कंप्लीट प्रोहिबिशंस ऑन स्पेसिफिक आइटम्स। ऐसे हमने लगा दी थी इराक से आने वाले सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे क्या लगा दिया था? बैन लगा दिया। आर्म्स पे, आर्म्स एंड एम्यूनिशन पे। पहले हमने उसको बोला कि किसके लिए क्या लेना पड़ेगा? लाइसेंस सरकार के थ्रू, नॉन ऑटोमेटिक। फिर हमने उसको मना कर दिया, नहीं भाई तेरे से नहीं लेंगे, क्योंकि तू सारी बातों पे खरा नहीं उतर रहे। तो ऐसा हुआ है। चलो भाई ठीक है, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना हल्का सा याद रखना। फाइनेंशियल मेजर्स, नाम में ही है फाइनेंशियल मेजर्स। इनको कौन से मेजर्स में आता है? ये अदर मेजर्स में। 2 वर्ड बोले थे, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट। तो सर फाइनेंशियल मेजर्स में क्या आता है? देखो आप क्या है, चाहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का धंधा करती हैं बहुत सारी इंडिया की कंपनीज करती हैं, तो इंपोर्ट करना तो अच्छी बात नहीं है। मतलब हम चाहते हैं कि इंपोर्ट क्या हो, यहीं से खरीद ले भाई, सही है। तो यहाँ वाला बेच ले, वहाँ वाला क्यों ज़्यादा बेच रहे हैं? तो कुछ ऐसे अब उनको डिस्करेज करना है। कैसे करेंगे? अब सर धंधा करने के लिए तो वो भी क्या करते हैं, क्रेडिट तो लेते ही हैं, फाइनेंस तो उठाते ही हैं कहीं ना कहीं से। तो उनकी अगर ये कॉस्ट को बढ़ा दूँ तो, यहाँ उनको अटकाऊँ तो अपने आप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, सही है। तो कहाँ अटकाएंगे? फाइनेंस रिलेटेड चीज़ों में, समझ रहे हो? बोरोइंग, लोन रिलेटेड चीज़ों में, क्रेडिट रिलेटेड चीज़ों में अटकाएंगे, बस अपने आप ही वो ट्रेड कम हो जाएगा। तो देखो, these measures raise the cost of imports by regulating the access to and the cost of foreign exchange। foreign exchange पढ़ाया था ना तुमको भी, याद करो foreign exchange पढ़ाया था क्या? तो उसमें क्या पढ़ा था अपन ने? कौन कौन सी पार्टिकल ही तो पढ़ाया है, कौन कौन से होते हैं उसमें पार्टिसिपेंट्स फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, कौन कौन डील करता है? क्या क्या नाम बोले थे? कमर्शियल बैंक, ब्रोकरेज हाउसेस, एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, और स्पेकुलेशन जो करते हैं वो डीलर्स, हेजिंग वाले, और एक नाम और बोला था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो बिजनेस करते हैं, उनको भी तो चाहिए होता है फॉरेन एक्सचेंज, चाहिए होता है ना? अरे चाहिए होता है, तो अब उन्हीं की बात चल रही है। तो उनको काय में अटकाओगे तुम? फॉरेन एक्सचेंज में अटकाओगे। काय पे उनको अटकाओगे? फॉरेन एक्सचेंज में, क्योंकि उनको मंगाना है तो पेमेंट काय में करना पड़ता है? फॉरेन एक्सचेंज में। तो इन चीजों में अटकाओ उनको। समझ में आई मेरी बात? सो दीज आर द अटकाना, काय में अटका रहे हैं सर। इससे हम क्या कर रहे हैं? उनकी कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट्स को बढ़ा रहे हैं। सोचो इंपोर्ट करता है, अब उसकी एक्सचेंज कॉस्ट ज्यादा लगेगी तो ज्यादा बढ़ जाएगा, अपने आप वो यहां बिकेगा नहीं, सिंपल सी बात है। तो यहां पे आप उनकी कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट्स को बढ़ा रहे हो। कैसे सर? फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू, यहां पे अटका के, ये वर्ड से याद रखना, ये आ जाए सीधे बैठते किस पे टिक कर देना। क्वेश्चन आएगा कि कहां पे आप उनकी कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट्स को अफेक्ट कर रहे हो? फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू। बताओ ये कौन से मेजर्स होते हैं? फाइनेंशियल मेजर्स, सीधा आंसर है। समझ में आया? पेमेंट टर्म्स, ट्रांजैक्शन में अटका रहे हो, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, पेमेंट टर्म्स, ये 3 वर्ड जहां दिख जाए सीधे बैठ देना काय पे आंसर।
फाइनेंस खत्म। सर यहाँ पे आप उनको बोल रहे हो एडवांस पेमेंट करा 3 महीने पहले इंपोर्ट करना है, तो यार 3 महीने पहले कौन पेमेंट कराता है? समझ रहे हो? ऐसे भाई, तो क्यों करा रहे हैं हम ऐसा? क्योंकि हम तो अटकाना चाहते हैं भाई, उसको मुंह पे थोड़ी बोलेंगे तेरे को अटकाना चाहते हैं इसलिए 3 महीने पहले दे। अब वो तो लगा रहे हैं ऐसी ऐसी हार्श टर्म्स एंड कंडीशंस लगाएंगे पेमेंट वाली, अपने आप ही साला क्या हो जाएगा, डिस्करेज हो जाएगा। यही तो है, समझ रहे हो? एडवांस पेमेंट करना, फॉरेन एक्सचेंज में अटकाना, समझ रहे हो? इजीली उसको पेमेंट ना देना फॉरेन एक्सचेंज, ये सब में अटकाना उसको, समझ रहे हो? तो ये होता है बेटा। इसका एग्जांपल सर देखो, सुनना, इंडिया के अंदर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अखबार कहां पढ़ा जाता है? भारत, न्यूज़पेपर्स, आपको पता है। लेकिन उसका ज्यादातर कागज कहां से आता था? चाइना से। अब भारत सरकार ने सोचा, बोले यार इसको कंट्रोल करना पड़ेगा यार, यहाँ वालों को तो बिक ही नहीं रहा है, तो वहां से सस्ता कागज मंगा लेते हैं। और वो पता है जहरीला और होता है, समझ रहे हो? हम छोटे थे ना, तब वो इतना ज्यादा वो नहीं चलता था, ये फॉइल पेपर और ये सब नहीं आता था। हमारी मम्मी कई बार अखबार में, कई बार क्या चलते ही नहीं थे पहले, अरे पहले फॉइल पेपर और ये सब नहीं आता था। तो हम जब बहुत छोटे थे तब की बात बता रहा हूँ, जब हम टिफिन लेके जाते थे तो अखबार में 90% टिफिन उसी में रैप करते थे। अरे रोटियों को रखते हैं ना टिफिन में, तो उसमें रखते थे। इवन आज भी मम्मी मेरी रख देती है, खत्म हो गया फॉइल पेपर, अब मैं नहीं लेके, मतलब शॉपिंग नहीं कर पाया, तो वो बोल रही है 3 दिन से भूल जाता हूँ मैं, तो अब वो रख देती है। फिर जब मैं बोलता हूँ, मैंने कहा मम्मी यार ये रख दिया इसमें, बोला तो तेरे को बोल रही हो ना 3 दिन से लाया कि नहीं, तो हो जाता है कई बार। लेकिन आप समझो, तो वो जहरीला होता है। क्यों मना करता हूं? क्योंकि उसके वही कागज की जो इंक होती है दैट इज वेरी पॉइजनस। अरे आई कि नहीं आई बात समझ में? अरे आए ना तो बोल दो, पॉइजनस होती है। तो सुनना, जो भी है, मान लो गवर्नमेंट डिस्करेज करना चाहती है, तो गवर्नमेंट ने क्या लगाया उसके ऊपर? फाइनेंशियल मेजर्स। गवर्नमेंट ने उसके ऊपर क्या लगा दिया? फाइनेंशियल मेजर्स। देखो गवर्नमेंट ने उनको बोला ठीक है अगर चाइना से मंगाना है ना, तो एक काम करो बेटा, एक इतना परसेंटेज ऑफ द इंपोर्ट वैल्यू 3 months बिफोर द गुड्स अराइव, गुड्स के 3 महीने आने से पहले जमा कर पहले पैसे। तो ऐसे तुम उनके ऊपर अटकलें लगाओगे तो अपने आप ही क्या हो जाएगा? वो डिस्करेज हो जाएगा। समझ में आ गया मेरी बात? आज अगर मेरे को कोई बोलता है कि मान लो कि मुझे कुछ अमेरिका से इंपोर्ट करना है, अब मेरे को बोल रहा है, बोला नहीं 3 महीने पहले पैसे दो, पैसे तो पहले देने पड़ेंगे, तो वो भी 3 महीने पहले, मैं तो नहीं दूं। अब समझ होता है ना यार, बोले क्या पता भाग जाए लेके, कुछ भी हो सकता है। तो समझ रहे हो, आप उनको अटका रहे हो बस, वो ताकि वो फ्रस्ट्रेट हो जाए। सिंपल सी बात है, 3 महीने पहले पैसे जमा करा, अब 3 महीने में तो कुछ भी हो सकता है। सोच फॉरेन एक्सचेंज महंगा हो गया तो, अब बोला ले और जमा करा, अब अटकाएंगे बस। समझ में आई मेरे में? बोले ले अब और जमा करा, फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ गई, तो आप या ऐसी चीजों में उसको अटकाओगे। समझ में आ गई? तो ऐसा तुमने अटकाया था उसको ऑन द प्रोडक्ट्स लाइक न्यूज प्रिंट। चलो जी आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। मेजर्स अफेक्टिंग द कंपटीशन। ओहो, कंपटीशन को अफेक्ट कर रहे हैं, सामने देखना, जल्दी पढ़ो जल्दी यार, बोर हो जाता हूं मैं। मेजर्स अफेक्टिंग द, अब क्या बोल भी तो नहीं सकता अपने मुंह से, वीडियो देख लो अपलोड कर दूंगा। हाँ इधर देखो, मेजर्स अफेक्टिंग द कंपटीशन। सुनो, तो इसमें आप क्या कर रहे हो? These measures are designed to provide exclusive or special advantages to a limited group of economic operators. हाँ, चलो इसमें आपको एग्जांपल समझाता हूँ, सुनो 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 एग्जांपल से। मान लो भारत सरकार है, अब बहुत देश के अंदर वो आता है ना पाम ऑयल, हमारे देश में पहले तो क्या खाया जाता था? देसी घी खाया जाता था, या खाना क्या में बनता था? सरसों के तेल में, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स, समझ लो, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, इनसे चीजें बनती थी। ठीक है जी, ठीक है। लेकिन क्या हुआ फिर? अंग्रेजों ने हमें कुछ सालों पहले, ज्यादा नहीं, मैं छोटा था उससे पहले तक, मान लो 30-35 साल पहले ये चलन चालू हो गया। अरे बोले यार ये वाले तेलों में तो स्मेल आती है। अब ऑब्वियसली सरसों के तेल में हल्का सा वो बदबू नहीं है, लेकिन एक पंजेंट स्मेल होती है, इसलिए तो उसको सब्जी बनाने से पहले हम क्या करते हैं? उसमें फाड़ा जाता है, उसको पानी डाला जाता है, या नींबू का थोड़ा सा छिड़काव करते हैं ताकि वो स्मेल निकल जाए। लेकिन आती है यार वो तो हल्की सी। अब सुनो, तो अंग्रेजों ने क्या बोला? यार इससे बढ़िया हम देते ना तुमको यार रिफाइंड ऑयल, लगा के तो देखो खुशबू आएगी तुम्हारे। तो बस उन्होंने रिफाइंड ऑयल चालू कर दिया, और रिफाइंड ऑयल आर्टिफिशियल ऑयल होता है, सस्ता ऑयल होता है, तो आज वो सब जगह यूज कर रहे हैं। अपने घरों में पूड़ियाँ बनती है रिफाइंड ऑयल में, सब कुछ जो है समोसा वमोसा सब जो बन रहा है रिफाइंड ऑयल में बनता है। रिफाइंड ऑयल क्या है? कैंसर कॉजिंग है, कैंसर कॉजिंग। आज अगर तुम वही देसी घी खा रहे होते,
सरसों के तेल में कचौड़ी खा रहे होते, नुकसान नहीं करती, कैंसर नहीं होता। लेकिन आज हम हर चीज में क्या डलता है, जहां जहां तेल और घी का उपयोग होता है वहां वहां आज क्या डलता है, रिफाइंड ऑयल, पाम ऑयल डलता है। और ये कहां से आता है, सब विदेश से आता है, हमारे देश में नहीं होता है। अब सुनो, अब और सुनो, अब सरकार को इसे रोकना है, तो सरकार कैसे रोकेगी, थोड़ा कंट्रोल करेगी। अब सुनो, तो मैं सबको इंपोर्ट लाइसेंस दे ही नहीं रहा, किसको दूंगा, सिर्फ 2-3 फ्यू कंपनीज को दूंगा, ताकि मैं उन्हीं को इसका लाइसेंस दूंगा, कि बोलूंगा कि तुम ही पूरी इंपोर्ट करो और तुम आगे देश में बेचो चाहे। अब मैंने लाइसेंस ही मान लो एक को दिया, आप सोचो, स्टेट ट्रेडिंग कंपनी, मान लो एक कंपनी है स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, मान लो मैंने सिर्फ उसी को दिया ये लाइसेंस कि तू ही इंपोर्ट करेगा राजस्थान में पूरा, और कोई इंपोर्ट नहीं करेगा, और तू इसको बेचेगा 30% हाई प्राइस पे। तो मैंने ही ऑर्डर दे दिया उसको, मैंने कहा सिर्फ तेरे को लाइसेंस दे रहा हूं और तू कितने पे बेचेगा इसको, 30% ज्यादा पे। ये क्यों बोल रहा हूं, ताकि वो हो जाए महंगा, लोगों को ज्यादा घी और उसमें ज्यादा सस्ता महंगा ना लगे, और वो क्या खरीदे, ज्यादा घी या सरसों का तेल। देखो अच्छा तेल जो होता है वो महंगा होता है, रिफाइंड ऑयल सस्ता होता है। तो सरकार उसका लाइसेंस ही किसको दे रही है, सिर्फ एक दो को, और एक दो को दे रही है, और उनको पे क्या डालेगी, दबाव डालेगी कि तुम इसकी प्राइस को इतने पे बेचो, 50% टैरिफ, मतलब हाई प्राइस पे। तो अपने आप जब हाई प्राइस पे बेचोगे तो जनता क्या करेगी फिर, दे विल चूज द गुड ऑयल्स इंस्टेड ऑफ पाम ऑयल। आया समझ में, आया पल्ले बड़ा, यही कर रही है, रीड करके दिखा रहा हूं, फटाफट से देख लो। तो मेजर्स अफेक्टिंग, देखो इसमें आपने क्या किया, सरकार ने कंपटीशन को कम कर दिया, एक ही को मोनोपोली राइट दे दिया कि तू ही इंपोर्ट कर, और उसके थ्रू उसको इसकी प्राइस को बढ़वा दिया, है ना चंट वाला काम। लाइसेंस ही किसको दिया, एक को दिया, और उसके थ्रू उसकी प्राइस को हाई करवा दिया। इससे क्या होगा, वो डिस्करेज हो जाएगा, और क्या ज्यादा बिकेगा, तुम्हारे देश का जो नॉर्मल ऑयल है। समझ में आया, ऐसा। तो सुनिएगा, मेजर्स अफेक्टिंग कंपटीशन, तो बस इसमें दो बातें याद रखना जो मैंने आपको बोली। इसमें क्या करता है, द गवर्नमेंट क्या करती है, द गवर्नमेंट प्रोवाइड एक्सक्लूसिव और स्पेशल एडवांटेजेस ओनली टू अ लिमिटेड ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक ऑपरेटर्स, ओनली टू लिमिटेड फर्म, सबको नहीं दे रही, 2-3 को दे दिया बस। समझ में आ गया। और उनके थ्रू गवर्नमेंट प्राइस को क्या कर देती है, बोलो, अरे बोलो बोलो, उनके थ्रू प्राइस को क्या कर देती है, महंगा करवा देती है। समझ में आया। तो फॉर एग्जाम्पल अ स्टैट्यूटरी मार्केटिंग बोर्ड माइट बी ग्रांटेड एक्सक्लूसिव राइट, मैंने बोला ना एसटीसी, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट की है कंपनी, मैंने उसको बोला, मैंने कहा सिर्फ तेरे पास अधिकार है इंपोर्ट करने का, और तू इंपोर्ट कर पाम ऑयल, तू ही करेगा इंपोर्ट, और उसकी प्राइस को बढ़ा दे 50% से, तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, वो डिस्करेज हो जाएगा, इंडिया में बिकेगा ही नहीं। समझ में आया, मुझे तो रोकना ही तो था, ऐसे रुकवा दिया मैंने। समझ में आया। चलो, तो इसमें हम क्या करते हैं, मोनोपोली इंपोर्ट का लाइसेंस देते हैं, कि सबको नहीं दे रहे, एक को ही दिया, एक दो को ही दिया, ठीक है। एंड लाइक पाम ऑयल के अंदर हम करते हैं ऐसा। समझ में आ गया। अब देखो, जब वो स्टेट मोनोपोली हाई प्राइस पे बेचेगी, तो अपने आप ही जो है वो उसका, सुनना, हम उसको बोलेंगे कि जो वर्ल्ड में उसकी प्राइस चल रही है उससे 50% हाई करके बेच, अपने आप ही वो क्या हो जाएगा, डिस्करेज हो जाएगा। समझ रहे हो, हमने एक मोनोपोली लाइसेंस इसको दिया, एक ही कंपनी को लाइसेंस दिया, बोलो सिर्फ तू ही इंपोर्ट करेगा पाम ऑयल अमेरिका से, तू इंपोर्ट कर और उसको 50% हायर रेट पे बेच वर्ल्ड से, तो अपने आप ही वो क्या हो जाएगा, डिस्करेज हो गया इंडिया के अंदर। अरे बात पल्ले पड़ी क्या, कहां अटकाया, अटकाया कहीं नहीं, कंपटीशन को कम कर दिया, कैसे, बाय ग्रांटिंग एक्सक्लूसिव इंपोर्ट राइट्स टू ओनली वन फर्म या स्पेसिफिक फ्यू फर्म्स, उन्हीं को लाइसेंस दिया इंपोर्ट का, और उनके थ्रू प्राइस को किस पे करवा रहे हैं हम, हाई प्राइस पे बेचने को बोल रहे हैं, तो अपने आप ही वो क्या हो जाएगा, डिस्करेज। So you're telling those companies to sell the goods at price higher than those of world market. तो सर इसका भी एक इंपोर्ट टैरिफ की तरह ही प्रभाव हो गया, आपने लाइसेंस दिया एक को, उसके थ्रू प्राइस को बढ़वा दिया, तो एक तरीके का इंपोर्ट टैरिफ ही तो लगा दिया। काय के लिए लगाया, टू प्रोटेक्ट, पर्पस क्या है, प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर, सेफगार्ड द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर। कौन सा मेजर हो गया इनडायरेक्टली, एंटी डंपिंग वाला मेजर हो गया ना, ये थ्रेट मेजर हो गया, थ्रेट मेजर। अब सुनना, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, थोड़ा बेटा जल्दी से देखो, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, एक बात बताता हूं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम धंधा कौन करती है, फर्म्स, प्राइवेट फर्म्स, लेकिन सरकार भी तो बहुत सारा प्रोक्योरमेंट करती है बाहर से। रफाइल किसने खरीदा था, मुकेश अंबानी ने खरीदा था क्या, किसने खरीदा, इंडियन एयरफोर्स ने खरीदा, सरकार ने खरीदा। अब सुनिएगा, तो गवर्नमेंट भी प्रोक्योरमेंट करती है,
बाहर से करती है। अब सुनो, तो गवर्नमेंट की कुछ एजेंसीज हैं, अब इंडियन एयरफोर्स है, अब मान लो वो भी अड़ी हुई है यार, बोला नहीं हमको तो रफाइल ही चाहिए। अब रफाइल तो कहाँ से आएगा, मान लो बोलो फ्रांस से आएगा। अब ठीक है, बोला हम भी बोल देते, बोला ठीक है तुमको रफाइल ही दिलवाएंगे, कोई टेंशन मत लो, रफाइल आएगा, लेकिन हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे हमारी, देखो जब कोई चीज़ जरूरी हो इंपोर्ट करना तो करना पड़ेगा, तो लेकिन हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे कुछ हमारा भी फायदा हो जाए उस डील में। तो सरकार ने ऐसा ही किया। समझ रहे हो, प्रोक्योरमेंट जब किसी से करती है ना, मोदी जी कहीं जाते हैं कुछ खरीदने, मान लो कि कोई डील करने, तो उसमें कुछ ऐसा जुगाड़ करके आते हैं फिट, जिससे थोड़ा बहुत फायदा हमारा भी हो जाए। तो जैसे रफाइल है, तो सुनना अब क्या करेगी गवर्नमेंट इसमें, देखो, तो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज, इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, देखो क्या कह रहा है, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, सरकार ऐसी पॉलिसीज बनाएगी जिससे क्या होगा, when they require a certain percentage of government purchase to be made from domestic firms, even if their prices are higher than those offered by foreign suppliers। अब सुनो, मान लो गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट कंपनीज कुछ एक्वायर कर रही है, वहां से प्रोक्योरमेंट कर रही है, विदेश से कुछ मंगा रही है। अब सुनो, तो गवर्नमेंट क्या कहेगी उसको कि ठीक है फ्रांस से ये चीजें आ तो जाएगी, ठीक है रफाइल आएगा, लेकिन इसका ना, इसके अंदर कुछ 10 से 15% जो कंपोनेंट है वो किससे ही लेना पड़ेगा तुमको, डोमेस्टिक फर्म से। चलो मान लो विदेशी गाड़ी की बात करें, रफाइल की बात छोड़ो, चलो मान लो विदेशी गाड़ियां इंपोर्ट कर रहे हैं, अब कर रहे हैं, अब तो गवर्नमेंट क्या कहेगी, बोला ठीक है इसमें 15% का जो सामान है वो कहां से खरीदना है आपको, डोमेस्टिक फर्म से ही खरीदना पड़ेगा। चलो ठीक है 85 कहां से खरीद लो, बाहर से, लेकिन 15% काम जो इनपुट्स हैं कहां से लोगे, 15% काम किससे कराओगे, डोमेस्टिक फर्म से, चाहे भले ही उनकी प्राइस क्या है, हाई हो। तो आपने सोचो इंपोर्ट भी कर लिया और अपना फायदा भी करवा लिया, भाई वो इंपोर्ट करना जरूरी था, समझ गया, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, भाई इंपोर्ट करना जरूरी था वो भी कर लिया और खुद की फर्म्स को भी फायदा दिलवा दिया। तो ऐसे मोदी जी कई बार दिलवाते हैं, कई बार, समझ में आई मेरी बात। अब सुनिएगा, रफाइल खरीदा था ना रफाइल, तो रफाइल में भी उसने फ्रांस को बोला था, बोला यार इतना सारा तुमसे करोड़ों का इंपोर्ट कर रहे हैं, तो यार एक काम करो 10% सामान जो है वो HAL से लो और 5% अनिल अंबानी की कंपनी से लो। HAL क्या है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, तो गवर्नमेंट कंपनी को एक बिजनेस दिलवा दिया ना, थोड़ा सा फायदा खुद का भी करा लिया, समझ में आया ऐसा, तो उसको भी दिलवा दिया ना थोड़ा काम, तभी तो बोल रहा हूं थोड़ा तो करेंगे ना उसका टेक केयर, दोस्त है उसका भाई समझ में आया। अरे भैया बिजनेस फर्म्स हैं, पावर किसकी होती है, पैसे की, पैसा किसके पास है, जिसके पास पैसा उसकी पावर है यार। अब कोई इनडायरेक्टली गलत लगता है आपको अगर लगता है कि पावर इन पॉलिटिशियंस की होती है, पावर पैसे की होती है, इसलिए बोलता हूं पैसे कमाने पे दिमाग लगाओ, फालतू बात तो है नहीं, पैसा कमाओगे पावर तो पैसे में ही है, देख लो आप कंट्रोल तो यही करते हैं एक्चुअली, समझ रहे हो। लो इधर देखो, आप बोलो 2000 करोड़ दो किसी भी पार्टी को, समझ रहे हो, एग्जाम्पल समझो आप, आपके लिए 5000 करोड़ क्या है, उनके लिए क्या है, मुकेश के लिए पेनीस, उससे वो जो फायदा निकालेगा वो कितना निकालेगा, 50 लाख करोड़ का। ये 5000 करोड़ में खुश हो जाती हैं पार्टियां और उनको मजा आ जाता है, चुनाव भी जीत जाती हैं, इनसे वो 5000 करोड़ के 10 गुना निकालता है, 100 गुना निकालता है फायदा। तो ऐसे ही होता है यार, पूरी दुनिया ऐसी चलती है। चलो जी, तो ठीक है सर। अगला ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर, ऊपर क्या था फाइनेंस मेजर, नीचे क्या है इन्वेस्टमेंट। सर ट्रेड करने के लिए भी क्या चाहिए होती है, इन्वेस्टमेंट, यहां पे अटकाएंगे, सुनो इधर, तो ये भी थोड़ा सिमिलर है ऊपर वाले से ही, देखो दीज मेजर्स इन्वॉल्व्स रूल ऑन लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट। अब टेस्ला को हम क्या कह रहे हैं कि भाई ठीक है तेरी गाड़ी का 70% तू वहां से लिया, लेकिन 30% जो रिक्वायरमेंट है उसका इतना इनपुट्स कहां बनेगा, डोमेस्टिकली। टायर कहां से लेने पड़ेंगे, MRF से, MRF कहां की कंपनी है, इंडिया की। साउंड सिस्टम कहां से लेना पड़ेगा, इंडिया की कंपनी से। सीट कहां से लगानी पड़ेगी, इंडिया से। तो आप समझ रहे हो प्रॉब्लम्स डाल दिया आपने उसके लिए कि भाई ठीक है इसका इतना प्रतिशत तुझे इंडिया के डोमेस्टिकली यहीं से खरीदना है, तो बस, तो यहाँ पे ऐसे लगा रहे हो आप, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी अब उसको यहाँ पे। तो इट इन्वॉल्व्स द रूल्स फॉर लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट्स, इसको हाईलाइट कर लो, इसी से आप पहचानोगे इसको। एक और एग्जांपल दिया हुआ है देखो इसमें, ऊपर वाले में टेंडर है, टेंडर, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट का टेंडर ही दे रहे हो आप किसको, अपने खास खास वालों को दे रहे हो सिर्फ,
और यहाँ पे क्या है, वहां पे सुनो ऊपर वाले में क्या है, आप टेंडर दिलवा रहे हो मुकेश अंबानी की कंपनी को या मान लो गवर्नमेंट की कंपनी को, बोले यार इतना ठीक है तेरे से इंपोर्ट करेंगे लेकिन उसका उतना टेंडर उसको भी दे। यहाँ पे आप क्या कह रहे हो, इतना कंपोनेंट यहां से लेना है आपको, थोड़ा सा फर्क है बस, ठीक है। टू यूज अ मिनिमम अमाउंट ऑफ लोकली मेड कंपोनेंट्स, याद रखिएगा कि इसमें इतने लोकली मेड कंपोनेंट्स डलने चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल पढ़ो, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। 25% एटलीस्ट 25% ऑफ द ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स मस्ट बी सोर्स्ड डोमेस्टिकली। मान लो BMW से, मान लो कोई गाड़ी यहाँ से इंपोर्ट हो रही है, बाहर से इंपोर्ट होती है बहुत, तो तुम क्या बोल रहे हो, बोले इसके इतना % तो यहाँ से लेना पड़ेगा आपको इनपुट, सिंपल सी बात है। सुनो बस खत्म होने वाला है, सामने देखो। डिस्ट्रीब्यूशन रेस्ट्रिक्शंस, डिस्ट्रीब्यूशन रेस्ट्रिक्शन मतलब देखो आप उसको एक्सपैंड ही नहीं करने दे रहे। सोचो कोई कंपनी है जो बाहर से इंपोर्ट का काम है, अब वो अपने एक्सपेंशन करना चाह रही है लेकिन तुम उसको एक्सपैंड नहीं करने दे रहे। कैसे अटका रहे हो कि हर एक्सपेंशन एक एक ब्रांच, हर ब्रांच खोलेगा तो लाइसेंस ले पहले, अपने आप उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। आप उसको बोल रहे हो तेरे जितने भी आउटलेट्स हैं, एक कंपनी है जैसे वेनकॉप करके, तुमने सुना हो तो, वेनकॉप, वेनकॉप क्या करता है, बाहर से आउट ऑफ कंट्री से मीट इंपोर्ट करता है और बेचता है, और वो हमारे यहाँ वाले से थोड़ा साफ भी होता है, साफ सुथरा, समझ लो। यहाँ से आप खरीद के लाओगे मतलब आसपास से, आपके घर के आसपास से, तो वो साफ सुथरा, साफ सफाई करनी पड़ती है, वो ऑलरेडी साफ सुथरा होता है, फ्रोजन होता है, तो साफ। अब गवर्नमेंट को अटकाना है तो क्या करेगी, अब क्या है, थोड़ा सस्ता बेचता है वो यहाँ वालों से, यहाँ से महंगा मिलता है, फ्रेश वाला मीट महंगा आता है। अब सोचो तो वेनकॉप ज्यादा बिक जाएगा, ऐसे तो बिकता भी है, तो गवर्नमेंट क्या कहेगी उसको कि भाई देख तेरे जितने आउटलेट्स हैं सबके अंदर कुछ इस प्रकार का, कुछ सो एंड सो रेफ्रिजरेशन फैसिलिटी होनी चाहिए, नहीं तो तेरे को बेचने नहीं देंगे। अब तुमने उसके ऊपर क्या लगा दी, एक एडिशनल कॉस्ट, बोले ये सिस्टम लगा तेरे यहाँ पे, समझ रहे हो, क्लीनिंग का या रेफ्रिजरेशन का, नहीं तो तेरे को हर आउटलेट में लगा, हर आउटलेट में पहले लाइसेंस ले, हर आउटलेट में क्या कर, पहले ये सिस्टम लगा, स्टोरेज का सिस्टम लगा, तभी तेरे को डिस्ट्रीब्यूट करने देंगे। तो आप समझ रहे हो, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो। समझ में आ रही है मेरी बात? एग्जांपल पढ़ो, देखो मान लो कुछ कंपनीज है इंडिया में, बाहर से फ्रूट्स इंपोर्ट करके यहाँ बेच रही हैं, अब तुम्हें उन्हें डंडा करना है, कैसे करोगे, बोला देख जितने आउटलेट डालेगा उसमें तेरी क्या होनी चाहिए, रेफ्रिजरेशन ऐसी फैसिलिटीज बढ़िया वाली होनी चाहिए, नहीं तो तेरे को बेचने। तो तुमने उसके ऊपर क्या लगा दी, एक्स्ट्रा बर्डन ऑफ कॉस्ट, खर्चे बढ़वा दिए उसके, अपने आप ही क्या हो जाएगा, डिस्करेज हो जाएगा ना यार। समझ में आ रही है मेरी बात? बस तो डिस्करेज ही तो करने। तो दीज आर द कॉन्स्टेंट्स, दीज आर द ऑब्स्टिकल्स, ये वो बैरियर्स हैं जो हम काय पे लगा रहे हैं बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स पे लगा रहे हैं। कैसे कि भाई हर ब्रांच खोलने से पहले क्या ले, एडिशनल लाइसेंस, 50 ब्रांच खोलेगा 50 लाइसेंस ले आके। समझ में आई मेरी बात? तो ज्योग्राफिकल लिमिटेशंस, उसको एक लिमिट के आगे जाने ही नहीं दे रहे हम, बढ़ाने ही नहीं दे रहे उसके काम को, समझ रहे हो? तो इससे क्या होगा, क्वांटिटी अपने आप ही क्या हो जाएगी, कम। सोचो वो 50 जगह आउटलेट लगाएगा तो सेल ज्यादा होगी, लेकिन तुम उसको बोल रहे हो 50 जगह लगाएगा तो 50 लाइसेंस ले पहले। समझ रहे हो? उसको बोल रहे हो तुम, क्या बोल रहे हो कि इंपोर्टेड, जैसे बोल रहे हो कि स्पेसिफाई द टाइप ऑफ एजेंट्स अलाउड टू रीसेल द प्रोडक्ट, कि अगर तेरे को रीसेल करना है तो इस प्रकार के एजेंट्स को हायर कर पहले। फिर उसको बोल रहे हो इंपोर्टेड फ्रूट्स अगर बेचने हैं तो भाई वो सिर्फ काय पे बेचेगा, अगर वो तभी बेच पाएगा जब तेरे आउटलेट में क्या हो, ये वाली फैसिलिटीज लगा। तुमने उसके लिए क्या डाल दी, परेशानी डाल दी, एक्स्ट्रा कॉस्ट डाल दी, अपने आप उसके खर्चे बढ़ जाएंगे, क्या हो जाएगा, डिस्करेज हो जाएगा ना, गुस्सा हो जाएगा। खर्चे बढ़ेंगे तो बेटा, अगर सोचो प्रोड्यूसर के खर्चे बढ़ रहे हैं, एक्स्ट्रा बर्डन ऑफ कॉस्ट बढ़ रहा है, तो वो उसको काय में लगाएगा, प्राइस में, अपने आप उसका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। वो सस्ता करके बेच रहा है ना मीट, यहाँ पे तुम लगाओ ये वाली सुविधाएं उसके ऊपर, तो जब उसकी जेब से पैसा ज्यादा जाएगा तो वो ज्यादा प्राइस बढ़ाएगा, अपने आप ही वो डिस्करेज हो जाएगा। बस बस सामने देखो, ये कौन से नंबर पे आ गए, शायद 9th है, 9th, रेस्ट्रिक्शन ऑन पोस्ट सेल्स सर्विस। इसमें हम क्या करते हैं, हम उनको ये बोल रहे हैं कि पोस्ट सेल्स क्या होता है, आफ्टर सेल सर्विस। वहां की कंपनी एसी बेच रही है इंडिया में, हिताची, मित्सुबिशी, वो आता ना डाइकिन, अब ये विदेशी कंपनियां हैं, अब यार यही बेच रही है। मान लो टाटा तो चलो इंडिया की कंपनी है, वोल्टास, अब जो विदेशी कंपनियों के एसी आ रहे हैं, अब उसको क्या कहोगे आप, बोला ठीक है तो हमारे देश में बेच, कोई बात नहीं इंपोर्ट कर लो आप,
लेकिन सर्विस का ठेका किसको दोगे? हमारी फर्म्स को। पोस्ट सेल्स सर्विस, आफ्टर सेल्स सर्विस। एप्पल का जो मोबाइल है, पहले एप्पल का यहां पे सर्विस सेंटर था ही नहीं। एप्पल के लिए काम करता था एक कंपनी थी जिसका नाम था रेडिंगटन सर्विसेज। क्या नाम था? रेडिंगटन। समझ लो, अभी नहीं पता लगेगा आपको क्योंकि वो बहुत सालों पहले की बात है, 10 12 13 साल पहले की। मैं तो तब से खरीद रहा हूं 2011 से। तो तब जब भी खराब होता था एप्पल का सर्विस सेंटर ही नहीं था। तो क्यों नहीं था? सरकार ने उसको खोलने ही नहीं दिया। उसको बोला ठीक है तू इंडिया में बेचेगा बेच ले, लेकिन सर्विस का काम किसको जाएगा? सर्विस का टेंडर किसको देना पड़ेगा? हमारी डोमेस्टिक कंपनी को। बस अब BMW वाला यहां बेच रहा है, हमने उसको कहा इंडिया में बेचेगा, ले बेच ले, लेकिन सर्विस का ठेका हमारी कंपनी को जाएगा। तो आपने अपनी वाली का फायदा करवा लिया ना, बस आपका भी काम हो गया। बस ऐसा इनडायरेक्टली आपने अपना फायदा करा लिया ना, ये है। तो हम क्योंकि चाह रहे हैं ना, उसमें सरकार चाह रही होगी गाड़ियों में, नहीं रोकना चाह रही। अच्छी गाड़ियां आएंगी, आने दो, बिकने दो। कई बार ऊपर से भी प्रेशर आ जाता है, कई बार फोन कॉल आ जाता है, बोला जी जवाई की कंपनी है हमारी, देख लेना। अब मना भी नहीं कर पा रही, लेकिन अपना फायदा भी कराना है तो करा लिया। ऐसा होता है, कई चीजों में इंपोर्ट करना जरूरी होता है भाई। पढ़ाया ना मैंने इंटरनेशनल ट्रेड। हर देश हर चीज को एफिशिएंसी से थोड़ी बना सकता है। दे आर मोर एफिशिएंट इन कैपिटल इंटेंसिव गुड्स, वी आर मोर एफिशिएंट इन लेबर इंटेंसिव गुड्स। तो फिर आने दो, लेकिन अपना भी क्या करा लो। तो रेस्ट्रिक्शन, और या फिर या ऐसे डालो अपने आप, क्या पता नाराज हो जाए, बोलो नहीं नहीं मैं तो नहीं दूंगा ठेका, तो मत दे, अलाउ नहीं करूंगा। समझ रहे हो? नहीं देगा हमारी वाली को ठेका तो अलाउ नहीं करूंगा। बस आपने क्या डाल दिया उस पर? एक ऑब्स्टेकल डाल दिया कि अगर बेचनी है तो हमारी यहीं की ठेका किसको देगा? सर्विस का हमारी कंपनी को। नहीं देगा तो अलाउ नहीं करेंगे तेरे को। ऐसा तो याद रखना, द प्रोड्यूसर्स में बी रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम प्रोवाइडिंग आफ्टर सेल सर्विस फॉर एक्सपोर्टेड गुड्स। हमने सुनो, तो जो उनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि तू नहीं देगा आफ्टर सेल सर्विस, किसको देगा? वो हमारे थ्रू देगा। सच सर्विसेज में बी रिजर्व्ड फॉर लोकल सर्विस कंपनीज। तो उनको दिलवा दिया लाइसेंस, फायदा हो गया ना। उसको नहीं करने दे रहे, बोला तू नहीं खोलेगा सर्विस सेंटर यहाँ पे, हमारे वाली कंपनी को देना है तेरे को। तो बस राजी है तो हाँ बोल, नहीं तो जा, सिंपल है। अब सोचो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस हो, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, सरकारी पेपर वर्क। अब काय में अटकाओगे? पेपर वर्क में। समझ लो जैसे बैंक अटकाता है ना, बैंक, सरकारी बैंक कैसे करते हैं? अब आ रहे हो, लंच का टाइम हो गया, लंच है 1:30 बजे, 12:30 बजे से काम लेना बंद कर देते हैं। फिर तुम लेके गए, बोला इसमें ये क्या है, साइन गलत क्या है, फिर से पढ़ो पर्ची हुई, ये कौन लेके लाएगा, जाओ फिर से भर के लाओ। इतना परेशान कर देते कि आदमी है ना हाय तौबा कर ले, बोला इस बैंक की ऐसी तैसी, मैं तो पर्स जाके किस में खोलूंगा? प्राइवेट बैंक। सही बात है, इतना परेशान करते हैं ये लोग कि इसलिए तो प्राइवेट वालों का काम चल रहा है। अगर यही अच्छे होते तो प्राइवेट वालों का काम चलता। सरकारी स्कूल अच्छे होते, प्राइवेट स्कूल खुलते कभी नहीं खुलते ना। समझ रहे हो मेरी बात? स्कूल में टीचर अच्छे होते, कोचिंग चलती कभी? देख लो आप, सही है ना बात? तो वही वाली बात है भाई, अगर इतना एडमिनिस्ट्रेटिव पेपर वर्क में अटकाओगे, पेपर वर्क समझते हो, रेड टेपिज्म, प्रोसीजर, डॉक्यूमेंट, आज आना कल आना परसों आना, और लंच हो गया अब आ रहे हो, समझ रहे हो? फिर शाम को टाइम है 6 बजे जाने का, 5 बजे फाइल आना बंद, बोला अब जाने का टाइम हो रहा है, अब ले आ रहे हो क्या, अब कल लेके ना। समझ रहे हो? ऐसे होता है। समझ में आया क्या? बोला आज वो साइन करने वाला नहीं आया, बस ऐसे अटका रहे हो आप, पेपर वर्क में अटका रहे हो। तो बेटा हैसल कॉस्ट, ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेटिक चीजों में अटका रहे हो, एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेस, लाइसेंस लेने में चक्कर कटवा रहे हो बेचारे को। प्रोसीजर बोले ये जाके ये प्रोसीजर फॉलो करके आ, ये प्रोसीजर फॉलो करके आ, जाके साइन लेके आ, उसके बाबू के जाओ उधर लेके आ, ये लेके आ। इतना साले को परेशान करो, कस्टम रिलेटेड इश्यूज में अटका रहे हो, चक्कर लगवा रहे हो, इतना फ्रस्ट्रेट कर दो इंपोर्टर को कि अपने आप ही वो वहां से इंपोर्ट ना करे। बोला भाई नहीं कर रहा, इंपोर्ट ही नहीं कर रहा, जान निकल गई, तुमने परेशान कर दिया। इतना परेशान करो, देखो परेशानी तो करना है। अरे आई बात समझ में? तो इसमें हम क्या कर रहे हैं सर, इसमें हम क्या कर रहे हैं, उसकी रेस कर रहे हैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इतना डिस्करेज करेंगे उसको, उसकी लिए ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ा देंगे। बोले यार 6 महीने से चक्कर काट रहा हूं, साला काम ही नहीं हो रहा है, एक फाइल पे साइन नहीं हो रहा है, इतना डिले में अटका रहे हो, पेपर वर्क में अटका रहे हो। अरे समझ रहे हो क्या मेरी बात? अरे आए ना,
अभी हमारे बड़े पापा हैं, उन्होंने पेट्रोल पंप खोला एक। अब पेट्रोल पंप खोलने के दो तरीके होते हैं, कैसे? सुनो कैसे होते हैं। एक होता है घूस खिला के। अब घूस खिलाओ आप 50 60 70 लाख 1 करोड़ रुपए तक के घूस, तब आपका पेट्रोल पंप खुलेगा। अब हमारे जो बड़े पापा हैं वो लेकिन थोड़े उसूलों के सिद्धांतों के बड़े आदमी हैं, बोला नहीं घूस नहीं खिलाऊंगा। लेकिन उनकी रेपुटेशन बहुत हाई है एरिया में हमारे। तो क्या हुआ, अब सुनो, पेट्रोल पंप तो खुला है उनका, लेकिन जो 1 महीने में खुलता वो 8 महीने लग गए लाइसेंस लेने में। क्यों? रोज के चक्कर, आज आना कल आना, समझ रहे हो, हैसल कॉस्ट बढ़ा दी उनकी। अरे आए ना तो बोलो, तो बस परेशानी बहुत होती है। फिर आप जो या तो परेशानी जो झेलने के लिए काबिल हो तो करो, नहीं तो आधे लोग तो पहले ही गिव अप कर देते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? एक शो आता था टीवी पे, मतलब बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट शोज में आता है, भयंकर कॉमेडी, मजाक नहीं कर रहा, ऑफिस ऑफिस नाम का, कि देखना आप, आपको लगेगा बोला ये होते हैं दफ्तर, सरकारी दफ्तर, अनसंड मजे, हंस हंस के पागल हो जाओगे आप। उसमें जो स्टार कास्ट है वो आज मतलब बहुत पहले वाली है। शाहिद कपूर के पिताजी उसके मेन एक्टर है, मुसद्दी लाल नाम है उनका, मतलब असली नाम तो है पंकज कपूर और उसमें नाम होता है मुसद्दी लाल। और मतलब बहुत बढ़िया शो है, देखना आपको भी बड़ा मजा आएगा। तो वो ऐसा ही है, इतना परेशान कर देते हैं उसके अंदर। वो औरत जो वहां पे नौकरी करती है वो काम कम करती है, घर की सब्जियां ज्यादा काटती है, रोज सब्जियां लेके आ जाती है अपनी। एक पांडे जी है वो पान खाते रहते हैं, अरे होता रहता है, तुम भी पान खाओ, तो इतना फ्रस्ट्रेट कर दो, तुम मैं भी वही कर रहा हूं इतना अटका दूंगा तुमको, तुम अपने आप बोलो यार सर छोड़ दो बस। किसने कहा था? तो ये तो मैंने तो कहा था कर लो, नहीं मानते। देखो भाई, देखो देखो देखो, तो इसमें हम काय में अटका रहे हैं बेटा, समझो क्या, फिनिश करना है बस, होने वाला है। एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन में अटकाएंगे, लेंथी इंस्पेक्शन, तुम तो जानते हो सरकारी दफ्तरों में अटकाएंगे उनको, समझ रहे हो। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है तो हम उसको बोलेंगे या जाके वो लाइसेंस लेके आ, सेफ्टी लाइसेंस, कि तेरा प्रोडक्ट सेफ है या नहीं है, जाके परमिशन लेके आ, समझ रहे हो। मान लो फूड वाला प्रोडक्ट है, बोलो जाके एफएसएसआई से परमिशन लेके आ, सारे सर्टिफिकेट, मतलब परेशान करेंगे उसको, उसकी कॉस्ट को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। स्लो डाउन कर देंगे इंपोर्ट प्रोसेस को, इतना स्लो डाउन कर देंगे महीनों महीनों लग जाए, अपने आप ही चिढ़ जाएगा साला। समझ में आ गई मेरी बात? ऐसा सुनो, ऐसा ही अभी एक बताया था, रूल्स ऑफ ओरिजिन, कंट्री स्पेसिफिक कोटा बताया था ना, कि 75% उस देश से आना चाहिए और 25 उससे। ऐसा ही अब यहां बोल रहे हो, सुनो, मान लो बेटा, बात नहीं, 11वां है ना, ये 11वें नंबर का पॉइंट है, फटाफट देखो, 11वां ही तो है, इसके बाद 2 ही बचने चाहिए। हाँ तो 2 ही है, सामने देखो बेटा। अब थोड़ी सी देर रुक जाना, शांति से खत्म भी कर देंगे इसको। हाँ भाई, रूल्स ऑफ ओरिजिन। अरे रूल्स ऑफ ओरिजिन क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म में समझा रहा हूं। रूल्स ऑफ ओरिजिन, आप क्या कह रहे हो, किसी को अटकाना है, अटकाना है तो कैसे अटकाओगे? अब मैं उसको बोलूंगा, मान लो कि देख, आप भी जानते हो कोई गाड़ी जैसे चाइनीज कंपनी की गाड़ियां आती है BYD, अब मुझे अटकाना है उसको, तो कैसे करूंगा मैं? अब देखो, मैं बोलूंगा चाइना को कि मुझे इसका कंट्री ऑफ वो ओरिजिन बता। कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या होता है कि इसमें कौन कौन सा प्रोडक्ट कहां से तूने लिया है, क्योंकि पूरी गाड़ी तो तू बना नहीं सकता है। अरे होता है, पूरी गाड़ी एक नहीं बनती है, कुछ प्रोडक्ट कोई चीज से कहां से देश से ले रहे हैं, कुछ कहां से आ रहा है, कुछ कहां से आ रहा है, ऐसा होता है। अरे बताया आप सबको, तो हम उसको बोलेंगे कि बता, हमको एक एक आइटम लिस्ट करके बता, कौन सा आइटम कौन से देश से तूने इसमें डाला है, और अब अटकाना है तो अटकाएंगे। तो देखो कैसे, बोला अच्छा इसमें टर्की से भी सामान डाला हुआ है, 50% टैरिफ। अच्छा इसमें पाकिस्तान का भी सामान डाला हुआ है, 100% टैरिफ। तो अगर बोले यार इसमें इतना डाला हुआ है, समझ लो पहली बात आपने पहले डंडा डाला क्या, कि पहले तो हमको इसका सबूत दिखाओ कि ये कहां कहां से ओरिजिन रखता है। फिर अगर बोले अगर ये इतना % वहां से रखता है तो इसके ऊपर ज्यादा टैरिफ लगेगा। फिर तो देख भाई, क्योंकि वो दुश्मन है हमारा, अटकाना ही तो है, मनाही तो करना है, कैसे करोगे, ऐसे भी कर सकते हो। समझ में आई? तो देखो सर, चिड़, क्योंकि सर इससे उनको क्या बढ़ गया, परेशानी बढ़ गई। पहले तो कंट्री ऑफ ओरिजिन बताएगा, फिर आपने और अटका दिया, बोले यार इसमें तो ये वाले 2-3 देशों का डला हुआ है सामान है, ये तो दुश्मन है हमारे, हाई टैरिफ लगाएंगे अब तो हम तेरे पे, देख ले। अपने आप ही क्या हो जाएगा, बोले देख ले, अगर तू उस देश से सामान लेगा, उसका कंपोनेंट डालेगा तो हम तो हाई टैरिफ लगाएंगे। तो या तो 2 ही चीज होगी, या तो वो हमारी बात मानेगा या नहीं मानेगा, मानेगा तो बढ़िया, नहीं मानेगा तो और बढ़िया। देख लो आप, समझ में आया? ये है। तो कंट्री ऑफ ओरिजिन भी क्या है, एक तरीके का ये ऑब्स्टिकल है, इसके अंदर हम उसको बोलते हैं कि हमको ये बता, सबूत दे कि ये कहां से बन के आया है, पूरा इसका ओरिजिन बता, होम कंट्री बता हर चीज की।
समझ में आ गई मेरी बात? दीज आर द क्राइटेरिया जो यूज किए जाते हैं इंपोर्टिंग कंट्रीज, मतलब भारत यूज करता है टू डिटरमाइन द नेशनल सोर्स ऑफ अ प्रोडक्ट। क्या पता है इसमें कोई सामान हमारे दुश्मन देश से आ रहा हो तो हो सकता है ना। समझ में आई मेरी बात? तो इसलिए हम उसको इंपैक्ट करते। तो एग्जांपल देख लो, एग्जांपल हम उसको बोलेंगे सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लाके दे हमको, बस वो अपने आप ही दुखी हो जाएगा। हम उसको बोलेंगे भाई जो भी तू गाड़ी यहां बेच रहा है तो अ कार में भी उसको देखो क्या कह रहा है, अ कार में भी असेंबल्ड इन कंट्री ए बट इट्स इंजन कहां का डला हुआ है, बी से लिया हुआ है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सी से लिए हुए हैं। तो हम उसको बोलेंगे देख ले अगर सी से लिया हुआ है, सी दुश्मन है हमारा, तो 50% टैरिफ लगेगा, देख ले। अपने आप आपने उसकी प्राइस को अरे बोलो बढ़वा दिया, किसका बहाना लेके। अब आप बोलोगे सर टैरिफ लगा रहे हो तो, अरे ये बहाने से लगा रहा हूं ना, लेकिन किसके बहाने से? कंट्री ऑफ ओरिजिन के, इसलिए ये नॉन टैरिफ मेजर हुआ। समझ में आया? टैरिफ तो यूजुअली लगाते हैं, ये तो बहाने से लगा रहे हैं। बोला अच्छा सी से भी डला हुआ है इसमें सामान, सी तो दुश्मन है हमारा, 50% टैरिफ दे। अब बस किसमें एब्सोल्यूट, वो उसमें क्वांटिटी को इफेक्ट किया था, यहां पे प्राइस को। वहां क्या बोला था, उस देश से इतनी क्वांटिटी आनी चाहिए और उससे इतनी। यहां पे क्या बोल रहे हैं, अगर उस देश से इतनी लेगा तो तेरे को टैरिफ देना, हाई टैरिफ देना पड़ेगा। वहां क्वांटिटी को इंपैक्ट किया था और इसमें प्राइस को। वहां क्वांटिटी कम कर दी थी, क्वांटिटी पे रोक लगाई थी, यहां प्राइस पे हाई करवा दिया, ये फर्क हो गया। कितने हो गए? 11। ये लो भाई 12 12 12। सेफ गार्ड मेजर्स सुनो बस, सेफ गार्ड मेजर्स बेटा फिनिश करते हैं बस। सेफ गार्ड मेजर्स क्या होता है सर? दीज आर द मेजर्स जो काय पे लगाते हो। सेफ गार्ड मतलब खुद की इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए लगा रहे हो, टू टेम्परेरीली। पहली बात तो क्वेश्चन ये आता है, ये परमानेंट है या टेम्परेरी है? टेम्परेरी लिमिट, ये क्वेश्चन आया हुआ है। डैश मेजर्स are used by the countries to temporarily limit the imports of a product where their domestic industries is harmed. समझो तो सर, ड्यू टू सर्ज इन इंपोर्ट, सर्ज मतलब इंक्रीज। सर दूसरा देश कुछ ज्यादा ही आपके यहां इंपोर्ट्स बढ़ा रहा है, सर्च कर रहा है, सर्च मतलब बढ़ा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, चाइना बढ़ाया जा रहा है अपने इंपोर्ट्स यहां पे बेच रहा है बेच रहा है बेच रहा है। अगर आपको लग रहा है कि सर इससे आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचेगा, तो आप टेम्परेरीली कुछ समय के लिए उसके ऊपर क्या कर सकते हो, उसको रोक सकते हो, सेफगार्ड मेजर्स लगा सकते हो। सर ये लेकिन ये परमानेंट नहीं है, आप जीवन भर लगा के रखो, उस पर थोड़े समय के लिए लगा के रख सकते हो। समझ में आ गई मेरी बात? ऐसा। अब सुनना, एक और बात कही उसने, एंड दीज मस्ट बी अप्लाइड इन अ नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मैनर, मीनिंग दे शुड नॉट फेवर स्पेसिफिक कंट्रीज और ट्रेडिंग पार्टनर्स। अब इसमें थोड़ी चालाकी रखना। अब ये मेजर्स लगा रहे हो तो फिर ये सब पे लगाने पड़ेगा। मान लो आप WTO को बोलोगे, कुछ तो बोलोगे, अब मान लो ये बोटल्स पे लगा रहे हो, तो हम क्या कहेंगे, देखो WTO क्या कहते हैं, देखो लगाओ तो फिर सब पे लगाओ, ये वाले मेजर्स सब पे लगाने पड़ते हैं। बोला देखो हम किसी को भी अलाउ नहीं करेंगे। बोलो सर वो यार वो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा बेच रहा है तो हम इसको मना कर रहे हैं, 3-4 महीने के लिए थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करेंगे, वहां से इंपोर्ट्स नहीं करने। WTO क्या कहता है, भाई सभी, फिर सभी से याद रखना, फिर किसी से भी मत करना, ये है ताकि शक ना। समझ में? तो थोड़े टेम्परेरी नेचर के होते हैं, तो इससे आप कुछ समय के लिए क्या कर सकते हो, लिमिट कर सकते हो एक्सपोर्ट्स को, मतलब इंपोर्ट्स को, क्वांटिटी को थोड़ा रोक सकते हो कुछ महीनों के लिए। याद आया? ऐसा। और लास्ट इसका पॉइंट क्या है 14th नंबर का, एम्बार्गोस। एम्बार्गो का मतलब होता है, ये शब्द नया वर्ड है, टेक्निकल सुनना। एम्बार्गो मतलब होता है टोटल बैन कर देना कोई चीज को, हमेशा के लिए बैन ही कर दिया। टिकटॉक, अब टिकटॉक को तो तुमने बैन कर दिया, ठीक है, अब लेकिन अपने वालों ने अपने ही टिकटॉक बना लिए। फिर जो टिकटॉक का काम था वो इंस्टाग्राम पे हो रहा है, स्नैपचैट पे हो रहा है। काम क्या था टिकटॉक का? रील्स बनाने का ही तो था। तो ठीक है, तुमने उस टाइम, वो चाइना से तुम्हारी लड़ाई चल रही थी जब ये कोविड के टाइम पे कुछ हुआ था, वो गलवान वैली के अंदर, अगर आपको थोड़ा आइडिया हो तो, देयर वाज सम इश्यूज बॉर्डर पे हुए थे, इंडिया चाइना बॉर्डर पर। सो उस समय हमने चाइना से आने वाली कुछ चीजों पे टोटल बैन कर दिया था, जिसमें पबजी भी एक था। पबजी फिर हमारे इंडिया के वर्जन में आया था, अगर आपको याद हो तो, जिसका नाम था वो बैटल ग्राउंड BGM। तो पबजी का भी बदल दिया था। एक ऐप आती थी, उसी की ऐप चलती थी, कैम स्कैनर, उस पर भी ऐप तुमने बैन कर दिया था।
समझ में आया? तो ये क्या है, टोटल बैन कर देना क्या कहलाता है, एम्बार्गो कहलाता है। तो बेटा इतना से यार रट लो इसको। एम्बार्गो क्या होता है, स्ट्रिक्ट होता है, सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट। एम्बार्गो मतलब भाई इससे स्ट्रिक्ट कदम। भाई आप अभी तक ऑब्स्टेकल लगा रहे थे, डिस्करेज कर रहे थे, यहां तो बिल्कुल ही क्या कर दिया, बैन कर दिया भाई, अलाउ ही नहीं है, बैन, कंप्लीट बैन। हाँ, नहीं तो प्राइस पे कहा, ये तो बैन किया ना, तो बैन कर दिया। तो कहना क्या चाह रहा है, डायरेक्ट प्राइस और क्वांटिटी, मैं तो समझ गया, मैं तो तुझे बता रहा हूं, डायरेक्ट एक्शन है, लेकिन ये प्राइस और क्वांटिटी पे इंपैक्ट थोड़ी कर रहा है, ये तो टोटली क्या है, डायरेक्ट का मतलब तो ये वो सोच रहा है, बोला वो प्राइस और क्वांटिटी पे डायरेक्ट प्रभाव डालते थे, ये इंपैक्ट, कोई इंपैक्ट नहीं डाल रहा किसी पे, ये बैन कर रहा है, कंप्लीट बैन, सबसे स्ट्रिक्ट है ये, वो डिस्करेज कर रहे हो आप, है ना, ये डायरेक्टली बैन। तो सर सुनिएगा, इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव गवर्नमेंट इम्पोज्ड बैन, यहां पे आप टोटल बैन कर देते हो पूरा का पूरा, ऑन इंपोर्ट ऑफ सम और ऑल द गुड्स टू स्पेसिफिक कंट्रीज और रीजन्स, उस जगह से आने वाले या तो सभी गुड्स पे या कुछ गुड्स पे हम क्या लगा देते हैं, कंप्लीट बैन लगा देते हैं। क्या बहाना लेकर के, पॉलिटिकल रीजंस, हेल्थ रीजंस, रिलीजियस फैक्टर्स, समझ रहे हो मेरी बात, एंड दे आर द मोस्ट एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ बैरियर, बेटा अंडरलाइन कर लो इसको, क्वेश्चन आएगा, डैश इज द मोस्ट एक्सट्रीम मोस्ट स्ट्रिक्ट फॉर्म ऑफ बैरियर, एम्बार्गो, इससे स्ट्रिक्ट क्या होता है, बैन कर दिया सर, बिल्कुल ही, इससे स्ट्रिक्ट क्या होता है, आई बात समझ में, अरे एम्बार्गो लगा दिया, डब्ल्यूटीओ के खिलाफ चले गए, समझ में आ गई, एम्बार्गो तो सबसे स्ट्रिक्ट कदम हो जाता है, डब्ल्यूटीओ क्या कहता था, फ्री ट्रेड होना चाहिए, बैन ही कर दिया, कर दिया तो कर दिया। अब सुनिएगा बेटा, तो बस लास्ट 10 मिनट है, फिर ही कर रहा हूं, गलत तो बेटा तब होगा जिस दिन नंबर कम आएंगे, उसके अलावा कुछ गलत नहीं है, समझ में आया, बाकी सब, अरे मानता हूं 5 बजे है क्या, आज 5 बजे है? ले अब तेरी बात रख ली मैंने, ये बस ये बात छू गई मेरे को अब ये नहीं बोलता ना ये वाली बात, तो मैं तो भी पढ़ाता है 10 मिनट, चलो अब मान ली ना, तो अब क्या जान लोगे बच्चे की, जाओ इसका पढ़ा दूंगा ना, 10 मिनट पढ़ा दूंगा, कल अरे आएंगे ना, कल मर थोड़ी रहा हूं मैं, जिंदा रहूंगा, कल कल वाली क्लास में पढ़ा दूंगा 10 मिनट, एसी बेसी बंद कर याद हो बेटा, ये वो चिढ़ जाते हैं वो दोनों, या